वह एस ग्रेड टैलेंट वाली एक प्रतिभाशाली स्कूल ब्यूटी थी, लेकिन उसने अपनी कीमती नाइन फोल्ड थंडर ब्लेड एक सी ग्रेड टैलेंट वाले बेकार लड़के को दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बचपन का दोस्त उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। उसे नहीं पता था कि मैंने गलती से एक गेम सिस्टम जागृत कर लिया है। असल में यह अजीब राक्षसी जीवों एलियन बीस्ट्स के आक्रमण की दुनिया है। कम टैलेंट वाले लोग पूरी जिंदगी केवल सुरक्षित क्षेत्र सेफ जोन में ही सिमट कर रह सकते हैं। केवल शक्तिशाली योद्धा ही बंजर भूमि विल्डरनेस में जाकर राक्षसों को मार सकते हैं और मानवता की रक्षा कर सकते हैं। अंकल हू की तरह एक योद्धा बनने के लिए मुझे अपनी युद्ध शक्ति कॉम्बैट पावर को 1000 से ऊपर ले जाना होगा। इसलिए मैं हर दिन मुर्गों का शिकार करता रहा और आज ठीक 10,000 मुर्गों को मारने के बाद मैंने अपने दोस्त के साथ एक अवेकनिंग स्टोन खरीदने का फैसला किया ताकि मैं अपना दूसरा टैलेंट जागृत कर सकूं। रास्ते में मुझे स्कूल ब्यूटी जियांग झिऊ मिली। वह केवल 18 साल की है और उसने एस ग्रेड टैलेंट जागृत किया है। उसे शहर की सबसे बेहतरीन शुलिमू यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से भर्ती किया गया है। वह मेरी बचपन की दोस्त भी है। उसने मुझे एक पेड़ के नीचे बुलाया और बताया कि वह 4 महीने के लिए ट्रेनिंग पर जा रही है, इसलिए वह मुझसे विदा लेने आई है। फिर उसने मुझे एक बॉक्स दिया। वह थोड़ा शर्माते हुए पीछे मुड़ी और कहा कि यह यूनिवर्सिटी से मिला एक इनाम है जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने मुझे दे दिया। जाते समय उसने दृढ़ता से मेरी ओर देखा और कहा, मेरे दिल में रहने वाला जियांग हान, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हार मान ले। मैं शुलिमू यूनिवर्सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके जाने के बाद मैंने वह बॉक्स खोला। उसमें 9 फोल्ड थंडर ब्लेड था। यह 50 मिलियन यूनियन कॉइन्स की कीमत वाला डिग्रेड हाई क्वालिटी हथियार है। मुझे नहीं पता था कि जियांग झिऊ मेरी इतनी परवाह करती है। मैं उसे बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जल्द ही मैंने उस युद्ध कला मार्शल आर्ट्स को सीख लिया और 9 फोल्ड थंडर ब्लेड मेरी क्रिटिकल हिट क्षमता के साथ पूरी तरह फिट बैठा। आज ही मेरा योद्धा परीक्षण बोरियर टेस्ट है, तो मैं इस कौशल की शक्ति को आजमा सकता हूं। वह आलीशान इमारत योद्धा संघ का हॉल था। वहां कई लोग परीक्षण के लिए कतार में लगे थे। अचानक मैंने उन्हें उत्साहित होते सुना, क्योंकि एक लड़के ने 512 किलो का बल लगाया था। उसका स्तर पहले ग्रेड टैलेंट तक पहुंच गया था। लेकिन जब मेरे जैसे बी ग्रेड टैलेंट वाले बेकार लड़के की बारी आएगी, तब मैं सबकी आंखें चौंधिया देने वाला हूं। जैसे ही मैंने अपना दाहिना मुक्का तेजी से चलाया और अपनी पूरी ताकत से मशीन पर प्रहार किया, निरीक्षक एग्जामिनर दंग रह गया। हे भगवान, यह कौन सा राक्षस है? क्योंकि मशीन पर 2108 का आंकड़ा दिख रहा था, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। अब मैं जियांग झिऊ के और करीब आ सकूंगा। वहीं ईर्ष्यालु लोग सोच रहे थे कि शायद मशीन खराब है। लेकिन निरीक्षक ने मुझे तुरंत दूसरे राउंड यानी वास्तविक युद्ध परीक्षण के लिए बुलाया। हथियारों की उस लंबी सूची में से मेरी नजर एक छोटे चाकू पर पड़ी। यह 9 फोल्ड थंडर ब्लेड कौशल के लिए एकदम सही था। जब मैं परीक्षण कमरे में पहुंचा, तो निरीक्षक ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं मुकाबला न कर पाऊं, तो परीक्षण समाप्त चिल्ला सकता हूं। तभी एक बाघ जैसा राक्षस मुझ पर झपटा। मैं पल भर के लिए घबरा गया और तुरंत नीचे झुक गया, जिससे वह हवा में ही निकल गया। वह राक्षस कई मीटर आगे जाकर रुका। बाहर खड़े निरीक्षक मुझे चुपचाप देखते रहे। वे बहुत उलझन में थे कि मैं हमला क्यों नहीं कर रहा, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं पलटवार का सही मौका ढूंढ रहा था। मेरा पूरा शरीर नीली बिजली की शक्ति से घिर गया। बाहर खड़े निरीक्षक हैरान रह गए। क्या यह लड़का कोई युद्ध कला इस्तेमाल करने वाला है? तभी वह राक्षस फिर से मुझ पर हमला करने आया, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने तुरंत 9 फोल्ड थंडर ब्लेड का इस्तेमाल किया। प्रथम रूप थंडर मूव। उस बाघ को तुरंत बिजली का जोरदार झटका लगा और मैंने आसानी से युद्ध परीक्षण जीत लिया। मैं अपने परिणाम से बहुत संतुष्ट था। इसकी शक्ति मेरी कल्पना से भी ज्यादा थी। तभी निरीक्षक अंदर आया और मुझे बताया कि मेरी रेटिंग A+ है।
यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए मुझे प्रतिभाशाली कहा, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि यह भाग्य से हुआ। योद्धा प्रमाणपत्र मिलने के बाद मेरा पहला काम अवेकनिंग स्टोन खरीदना था। मैंने अपनी A+ रेटिंग को गुप्त रखा, क्योंकि अभी अपनी ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी था। मुझे नहीं पता था कि पीछे कोई मुझे देख रहा है। जियांग हान, तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। फिर मैं अपने दोस्त के साथ दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा कि एक अवेकनिंग स्टोन 500 यूनियन कॉइन्स का है, कोई भी चुन लो। यह इतना सस्ता इसलिए था क्योंकि हर व्यक्ति केवल एक बार टैलेंट जागृत कर सकता है। लेकिन मैं उनसे अलग था। एक पत्थर चुनने के बाद मैं हथियारों की दुकान पर गया। मालिक ने बताया कि यह छोटा चाकू टाइटेनियम मिश्र धातु टाइटेनियम अलॉय से बना है और यह बेहद मजबूत है। मैंने 8,000 कॉइन्स की भारी रकम खर्च कर इसे खरीद लिया। घर पहुंचने के बाद मैं बहुत उत्साहित था। अब मेरी दूसरी बार जागृति अवेकनिंग का समय था। जैसे ही मैंने सिस्टम पैनल पर कन्फर्म दबाया, पत्थर से एक अत्यंत चमकदार रोशनी निकली। एक शक्ति मेरे शरीर में समा गई। मैंने सफलतापूर्वक ग्रेट टैलेंट इंसाइट जागृत कर लिया। अब मैं और किसी की नजर में बेकार नहीं रहूंगा। न केवल मेरी सभी क्षमताएं बढ़ गईं, बल्कि मेरी युद्ध शक्ति बढ़कर 2607 हो गई। अब मैं आखिरकार बंजर भूमि में जाकर राक्षसों को मार सकता था। अगली सुबह अंकल हु अपने दो साथियों से मिले। चूंकि ली अंकल घायल थे, वे स्काउट का काम करना चाहते थे, लेकिन एक साथी ने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। तुमने कभी स्काउटिंग की कोशिश भी नहीं की होगी। तभी मैं वहां तेजी से पहुंचा और अंकल हु को रोका। मेरे पास सारा सामान तैयार था और मैंने उनकी टीम का स्काउट बनने की इच्छा जताई। उन तीनों को लगा कि मैं तो अभी योद्धा भी नहीं हूं, तो मैं मौत के मुंह में क्यों जा रहा हूं। लेकिन तभी मैंने अपना योद्धा बैज दिखाया, जिससे वे दंग रह गए। अंकल हु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह देखकर मैंने कहा कि पिछली बार मैं बस मजाक कर रहा था। असल में मेरा टैलेंट बी ग्रेड है और मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन वे अभी भी हिचकिचा रहे थे। तब मैंने धीमी आवाज में कहा कि मैं बंजर भूमि में अपने पिता को ढूंढना चाहता हूं, जिन्हें मैंने सालों से नहीं देखा। यह सुनते ही तीनों चुप हो गए। मैं न केवल आपका स्काउट बनूंगा, बल्कि मैं आप सबके लिए खाना भी बनाऊंगा। अंत में अंकल हु ने मुझे साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन शर्त यह थी कि रास्ते में मुझे उनकी हर बात माननी होगी। जल्द ही हम बंजर भूमि वेस्टलैंड जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में कई योद्धा, डांसर्स, वॉरियर्स बैठे थे। तभी ली यांग ने अंकल दाओ का मजाक उड़ाया कि क्या उनके पास अब कोई साथी नहीं बचा है। मिशन बहुत कठिन था, फिर भी वह एक नौसिखिए नौवाइस को बंजर भूमि पर ले जा रहे थे। गुस्से में आकर अंकल दाओ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ली यांग भी कोई कम नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और अंकल दाओ को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। अंकल दाओ ने रॉब से कहा कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाएगा। ली यांग ने कहा, ठीक है, सौदा पक्का। लेकिन अंकल दाओ की कॉम्बैट पावर 4200 थी, जबकि प्रतिद्वंद्वी उनसे 400 अंक ज्यादा था। मैंने तुरंत अंकल दाओ की मदद करने का फैसला किया। मैंने अपनी इंसाइट क्षमता का उपयोग किया ताकि दुश्मन की कमजोरियां देख सकूं। पता चला कि उसकी कमजोरियां बाईं कमर और दाहिनी पिंडली में थीं। मैंने तुरंत धीरे से अंकल दाओ को यह बात बताई, लेकिन ली यांग अधीर होकर हमला कर दिया। इस बेकार इंसान को मेरी ताकत का स्वाद चखने दो। जैसे ही उसकी भारी तलवार नीचे गिरने वाली थी, अंकल दाओ ने शांति से लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी हमले की गति, अटैक स्पीड 80% बढ़ गई। उम्मीद नहीं थी कि वह शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ली यांग ने उनका मजाक उड़ाना जारी रखा कि क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगले ही पल एक तलवार का वार सीधे ली यांग की बाईं कमर पर लगा। देखा कि वह वाकई उसकी कमजोरी थी। अंकल दाओ ने तुरंत हमला तेज कर दिया। उन्होंने एक और जोरदार प्रहार किया। ली यांग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अंकल दाओ भी थककर घुटनों के बल बैठ गए। अंकल दाओ वाकई में अभी भी बहुत ताकतवर हैं।
लेकिन ली यांग के साथी चुप नहीं बैठे। वे उसका बदला लेना चाहते थे। तभी अचानक एक व्यक्ति ने उन तीनों को एक झटके में पीछे धकेल दिया। यह भयानक ग्रेविटी फील्ड था। देखते ही पता चल गया कि वह रैंक टैलेंट का मालिक है और उसकी ताकत कम से कम जनरल लेवल की थी। यह पहली बार था जब मैंने इतनी शक्तिशाली ताकत देखी थी। ट्रेन में निजी लड़ाई मना है, वरना मैं तुम सबको ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद सब शांत हो गए, क्योंकि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। कुछ समय बाद हम पहली रक्षा रेखा स्टील कैंप पहुंचे। यह योद्धाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र और आपूर्ति केंद्र सप्लाई स्टेशन था। सबने अपनी जरूरी चीजें और सामान इकट्ठा किया और फिर आधिकारिक तौर पर बंजर भूमि में प्रवेश किया। हमारा इस बार का मिशन था एक लॉर्ड लेवल स्टील सेक्ट वाइल्ड बोर किंग को मारना। और अंकल हू ने मुझसे कहा कि मैं टीम के हर सदस्य की टैलेंट स्किल को समझ लूं, ताकि टीम बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर सके। अंकल हू के पास रैंक टैलेंट था। वे हमले के लिए अग्नि तत्व फायर एलिमेंट से आग बना सकते थे। अंकल लोम के पास रैंक टैलेंट था बरसर्क ड्रैगन। इसे सक्रिय करने के बाद वे कम समय के लिए अपनी सभी क्षमताओं को बढ़ा सकते थे। और अंकल दाओ के पास रैंक टैलेंट था सुपर स्पीड, जिससे उनकी हमले की गति 80% बढ़ जाती थी। अब हमें शहर नंबर 283 के खंडहरों में जाना था वाइल्ड बोअर किंग को खोजने के लिए। हमें पूरी तरह सतर्क रहना था। मैं तुरंत टीम के आगे चला ताकि सबके लिए रास्ता साफ कर सकूं, एक स्काउट के रूप में अपना काम बखूबी निभाते हुए। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे कोई राक्षस सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। अंकल हू चिल्लाए, जल्दी यहां से हटो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन के नीचे से एक विशाल जीव बाहर निकला। हमें एक अल्टीमेट म्यूटेंट रॉकहेड पाइथन मिला था। उसने हमारी ओर खौलती हुई आग उगलना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि उसकी हमले की गति धीमी थी, इसलिए हम आसानी से हमलों से बच सकते थे। यह देखकर मेरा दिखावा करने का मन फिर से जाग उठा। अंकल, अब मेरा जलवा देखिए। मैंने तेजी से उस अजगर की कमजोरी को ढूंढा। जैसा कि मैंने सोचा था, उसकी कमजोरी उसके शरीर के 7वें हिस्से वाइटल स्पॉट में थी। फिर मैं हवा में उछला और उस विशाल अजगर का सामना किया। मैंने बिल्कुल सटीक वार उसकी कमजोरी पर किया। अगले ही पल वह अजगर जमीन पर गिर पड़ा। अंकल मेरी फुर्ती की तारीफ करने लगे और उसे मारने की वजह से मैं तुरंत लेवल 3 पर पहुंच गया। यह तो मुर्गे मारने से भी ज्यादा संतोषजनक था। रात ढल चुकी थी। अब एक शेफ के तौर पर मुझे अपनी कला दिखाने का मौका मिला। आखिरकार सबको खाने को मिला, वैसा ही स्वादिष्ट भोजन जैसा किसी 5 स्टार होटल में मिलता है। मैंने खाली समय में अपना स्टेटस पैनल चेक किया और अपने सारे फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ दिए। मेरी कॉम्बैट पावर एक बार फिर तेजी से बढ़ गई। शायद मैं जल्द ही जियांग जियू की बराबरी कर सकूं। तभी दूर से वेस्टलैंड वुल्व्स के गुर्राने की आवाज आई। अंकल घबरा गए। उन्होंने कहा कि जल्दी से सामान समेटो और यहां से भागो। अगर इन भेड़ियों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम खंडहर शहर की ओर भागे। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो भेड़ियों का झुंड नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है। कुछ ही देर में हम भेड़ियों से घिर गए। हमें हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करना था। तभी एक छोटा भेड़िया मेरी ओर झपटा। मैं पहले ही देख चुका था कि उनकी कमजोरी पेट के हिस्से में है। मैंने तुरंत एक वार किया और उसे खत्म कर दिया। अंकल यह देखकर दंग रह गए। 1000 कॉम्बैट पावर वाला वेस्टलैंड वुल्फ, जिसे मैंने इतनी आसानी से मार गिराया। अंकल हू ने भी अपने फायर पंच से 2 भेड़ियों को उड़ा दिया। लेकिन इस बार मैंने 9फोल्ड थंडर ब्लेड का इस्तेमाल किया और पल भर में उस भेड़िए के कई टुकड़े कर दिए। सबने मुझे ईर्ष्या और प्रशंसा की नजरों से देखा। तभी भेड़ियों का झुंड हमें घूरने लगा। वे सब एक साथ हमला करना चाहते थे। सबने अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। लेकिन अचानक हमला करने वाले भेड़िए पीछे हट गए। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाकर चांद की ओर देखकर चिल्लाना शुरू किया। जब हम उलझन में थे
तब झुंड के बीच से एक विशाल सिल्वरविंग वुल्फ किंग बाहर निकला। उसकी शक्तिशाली मौजूदगी को देखकर अंकल की आंखों में खौफ छा गया। सबसे डरपोक अंकल लोंग तो अपनी वसीयत बनाने लगे। यह एक किंग लेवल म्यूटेंट है, इससे कोई नहीं भाग सकता। यहां तक कि अंकल हू ने भी उम्मीद खो दी थी। लेकिन मैंने कहा, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा। फिर मैं अकेला उस वुल्फ किंग की ओर दौड़ा। मैंने एक वार किया, लेकिन उसने उसे आसानी से रोक दिया। फिर मैं हवा में कूदा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार किया। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब मेरी तलवार टूट गई, इससे पहले कि मैं संभल पाता। वुल्फ किंग ने अपना नुकीला पंजा उठाया और एक ही वार में मुझे 2.5 मीटर दूर फेंक दिया। यह देखकर मैंने तीनों अंकलों से कहा कि वे पहले निकल जाएं। मैं अकेला वुल्फ किंग को रोक कर रखूंगा। वे सब यह सुनकर हैरान रह गए। इस लड़के का स्वभाव बिल्कुल अपने पिता जैसा है। अब मैं वुल्फ किंग के बिल्कुल सामने था। जैसे ही उसका पंजा मुझे मारने वाला था, मैंने एक स्लाइड मारी और मुझे वुल्फ किंग की कमजोरी दिख गई। उसकी कमजोरी उसके पेट में थी। तभी उसे एहसास हुआ और उसने अपने स्टील विंग्स से मुझे रोकने की कोशिश की। अगले ही पल वह एक उड़ने वाले भेड़िए में बदल गया। यह स्थिति मेरे लिए बहुत खराब थी। फिर वह मेरी ओर तेजी से नीचे झपटा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मेरे सामने रास्ता रोक लिया हो। तभी एक आदमी दिखाई दिया, जिसने अपनी बड़ी तलवार से भेड़िया राजा वुल्फ किंग की गर्दन को जकड़ लिया था। दरअसल उसने मेरी जान बचाई थी और उसकी युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक रूप से वो स्तर की थी। चाचा भी यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि यह सर्वोच्च युद्ध शक्ति टॉप टियर कॉम्बैट पावर थी। तब उस आदमी ने भेड़िया राजा से अकेले लड़ने का फैसला किया और मुझसे उन परेशान करने वाले भेड़िए के बच्चों को संभालने के लिए कहा। इसलिए हम दोनों ने अलग अलग दिशाओं में काम करना शुरू किया। उन घात लगाए बैठे छोटे भेड़ियों का सामना करते समय मैंने उन्हें बहुत आसानी से मार गिराया। दूसरी ओर उस आदमी की बात करें तो वह भेड़िया राजा के साथ बराबरी पर टिका हुआ था। मैंने तुरंत उसे याद दिलाया कि पेट भेड़िया राजा की कमजोरी है। उसने एक लंबी छलांग लगाई और भेड़िया राजा के नीचे की ओर झपटा। पेट की सही जगह पर पहुंचने के बाद वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और तुरंत भेड़िया राजा के शरीर के पार निकल गया। भेड़िया राजा के धड़ाम से गिरने के साथ ही मेरे सामने के सभी छोटे भेड़िए भाग गए। वास्तव में वह सबसे शक्तिशाली था। एक ही वार में उसने शक्तिशाली भेड़िया राजा को खत्म कर दिया। तीनों चाचाओं ने सम्मानपूर्वक उसे प्रणाम किया। बैलून स्क्वाड टायरानोसोरस स्क्वाड वो हो का अभिवादन करता है। लेकिन उस आदमी ने मेरी ओर इशारा करते हुए मेरा नाम पूछा। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी तारीफ करेगा। उसने कहा कि इतनी कम उम्र में मैंने मास्टर स्तर की युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली है और मैं आसानी से राक्षसों की कमजोरी पहचान सकता हूं। इतना कहकर उसने भेड़िया राजा का शरीर मुझे देने की पेशकश की। यह जान लें कि इसकी कीमत 10 मिलियन एलायंस पॉइंट्स से अधिक थी। मैं उसकी इस उदारता को ठुकराना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे खुद नहीं मारा था। लेकिन उसने कहा कि यह मेरे लिए एक निवेश इन्वेस्टमेंट है। मैं वो हो ली चोंगयांग हूं। एक दिन तुम मुझसे फिर मिलोगे। इसके बाद वह अकेला चला गया। तभी अचानक चाचा ने मुझे एक भारी मुक्का मारा, क्योंकि मैंने यह बात सबसे छिपा कर रखी थी। हालांकि टाइगर अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि टीम में कोई शक्तिशाली सदस्य है। यह तो वास्तव में एक अच्छी बात थी। भेड़िया राजा के शरीर को वापस ले जाया जा सकता था, ताकि उससे अच्छे हथियार और उपकरण खरीदे जा सकें। कुछ समय बाद हम फिर से साथ बैठकर बारबेक्यू खाने लगे। टाइगर अंकल ने मुझसे कहा कि मैं पहले ग्रेट मार्शल मास्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करूं, जिससे मुझे अपनी टीम बनाने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं मुख्य हमलावर मेन अटैकर बनूं और 4 सहायक सपोर्ट्स साथ रखूं ताकि मिशन लिए जा सकें। और कल हम सभी को गिरे हुए शहर फॉलन सिटी में जाना था। भेड़िया राजा की लड़ाई के बाद मैं सफलतापूर्वक लेवल 5 पर पहुंच गया था। अब मुझे अपनी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ानी होगी। बंजर भूमि में आने का हमारा असली मकसद ब्रोकन येन ग्रास की खोज करना था।
इससे लेवल 4 की औषधि पोशन बनाई जा सकती थी। हम जल्द ही उस गिरे हुए शहर में पहुंच गए। टाइगर अंकल ने सबको यहाँ के जंगली सुअर राजा बोर किंग से सावधान रहने की चेतावनी दी। मैंने तुरंत अपनी इंसाइट क्षमता का उपयोग किया, लेकिन आसपास केवल कुछ निम्न स्तर के राक्षस मिले, जो हमारे लिए कोई खतरा नहीं थे। लेकिन जब हम रास्ते में खोज रहे थे, तभी अचानक राक्षसों का एक झुंड हमारे सामने से गुजरा। वे सभी ब्रोकन येन ग्रास की ओर जा रहे थे। यह देखकर हम तुरंत उनके पीछे हो लिए, यह सोचकर कि ग्रास मिलते ही हम वहां से निकल जाएंगे। उस समय शक्तिशाली सुअर राजा अपने घोंसले में बच्चों को जन्म दे रहा था, और उसकी आवाज एक राक्षसी लहर बीस्ट टाइड को बुला रही थी, ताकि वह खुद को और अपने बच्चों को बचा सके। ड्रैगन अंकल ने एक अच्छी खबर दी कि बच्चे पैदा करने के बाद सुअर राजा बेहद कमजोर स्थिति में होता है। इसके बाद सबने अगली योजना तय की। टाइगर अंकल आगे बढ़े और आग से उस पर हमला किया। आओ मुझे पकड़ो, तुम मोटे सुअर। जाहिर है कि सुअर राजा बहुत गुस्से में था, और टाइगर अंकल उसे वहां से दूर ले गए। मैंने तुरंत वहां ब्रोकन येन ग्रास इकट्ठा करना शुरू किया, और पास के छोटे सुअर के बच्चों को देखा। मैं एक तलवार के वार से उन्हें आसानी से मार सकता था। तभी मेरी नजर ब्लैकवेंड बैम्बू पर पड़ी। यह तीसरी श्रेणी की एक आध्यात्मिक औषधि थी, जो ब्रोकन येन ग्रास से भी अधिक उन्नत थी। बिना सोचे मैंने इसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी खतरा आ गया। वह सुअर राजा वापस आ गया और मेरे सामने अचानक एक जोरदार हमला किया। शुक्र है कि मैं बच निकला और डरकर तुरंत अपने साथियों की ओर भागा। जब सुअर राजा ने फिर से मुझ पर हमला किया, तब मैंने बिजली जैसी गति का उपयोग किया और जल्दी ही उसे पीछे छोड़ दिया। चाचाओं को ढूंढने के बाद मैंने तुरंत उन्हें इकट्ठा की हुई चीजें दिखाईं। ड्रैगन अंकल ने मेरे हाथ में ब्लैकवेंड बैम्बू देखा। यह तो एक टहनी लाखों की होती है, लेकिन दाओ अंकल ने कहा कि अब स्थिति खराब है, क्योंकि सुअर राजा ने उस औषधि की गंध पहचान ली है और वह उसकी गंध से जुड़ा हुआ है। सुअर राजा निश्चित रूप से मेरा पीछा करेगा। जब सब तेजी से भागने की तैयारी कर रहे थे, टाइगर अंकल ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। दाईं ओर राक्षसों के झुंड ने रास्ता रोक रखा था, और बाईं ओर वह शक्तिशाली सुअर राजा था। ड्रैगन अंकल तुरंत आगे आए और हमें पहले जाने के लिए कहा। उन्होंने हवा में एक लंबी छलांग लगाई ताकि सुअर राजा को मार सकें, लेकिन उसकी ताकत के सामने वे टिक नहीं पाए। मुझे एहसास हुआ कि ड्रैगन अंकल पहले से ही बलिदान देने के लिए तैयार थे। यह देखकर मुझे लगा कि हमारी टीम के जीतने की संभावना है, क्योंकि सुअर राजा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसलिए मैं उसे मारने के लिए अकेला आगे बढ़ा और बाकी काम 3 चाचाओं पर छोड़ दिया, लेकिन वे केवल एक कोने में सिमटकर विरोध कर पा रहे थे। मैंने हवा में कूदकर निरीक्षण किया, लेकिन मुझे कोई कमजोरी नहीं दिखी, यहां तक कि उसके दांत भी बहुत सख्त थे। तभी अनुभवी ड्रैगन अंकल ने मुझे याद दिलाया कि सुअर राजा की कमजोरी उसके पेट में है। मैंने उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। पहले से जमा की गई ऊर्जा के कारण 30 मिनट के भीतर मेरी युद्ध शक्ति 5752 अंक बढ़ गई। मैंने अपने शरीर में एक विशाल आध्यात्मिक लहर महसूस की। तीनों चाचा यह देखकर दंग रह गए। इस लड़के की युद्ध शक्ति अचानक 10,000 से ऊपर कैसे पहुंच गई? तभी 2 अन्य राक्षसों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन वे मेरी तलवार का शिकार बन गए। सिस्टम संदेश, बधाई हो, आपने अल्टीमेट बीस्ट जनरल को मार गिराया है। अब समय था इस शक्तिशाली सुअर राजा को खत्म करने का। मैं तुरंत एक फ्लैश के साथ उसके पेट के नीचे पहुंचा। 9-फोल्ड थंडर ब्लेड कौशल और कॉमेट स्ट्राइक के बेहतरीन तालमेल के साथ मैं बिजली की गति से आगे बढ़ा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मरा नहीं। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसलिए मैं फिर से उस पर झपटा और सुअर राजा को मार गिराया। अब जबकि मेरे पास वुजियांग स्तर की शक्ति थी, उसके शरीर का हर हिस्सा एक कमजोरी बन गया था। तब सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि कॉमेट स्ट्राइक प्रतिभा अपग्रेड हो गई है और 9-फोल्ड थंडर ब्लेड भी लेवल 2 पर पहुंच गया है।
तीनों चाचा मेरी इस भयानक शक्ति को देखकर दंग थे। यह टीम के लिए सौभाग्य की बात है। सुअर राजा बोर किंग की मृत्यु के साथ अन्य सभी विचित्र जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पांचवें चाचा उलझन में थे। मेरी युद्ध शक्ति अचानक 10,000 तक कैसे पहुंच गई? अभी उस एक प्रहार में 90 टन की शक्ति निकली थी। मजबूरन मुझे एक बहाना बनाना पड़ा। एक दोस्त ने मुझे नौपत वज्र तलवार 9 फोल्ड थंडर ब्लेड तकनीक उपहार में दी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धूमकेतु प्रहार कॉमेट स्ट्राइक के साथ मिलकर यह इतनी शक्तिशाली होगी। जल्द ही रात हो गई। हम सब एक साथ घेरा बनाकर बैठे थे। अचानक चाचाओं ने मेरे पिता का जिक्र किया। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। अगले दिन मैं विचित्र जानवरों के सामग्री बाजार मॉन्स्टर मटेरियल्स मार्केट पहुंचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुअर राजा को बेचने पर 10 मिलियन से अधिक अलायंस कॉइन्स मिलेंगे। मैं तुरंत हथियार भंडार अरमोरी में एक सही तलवार चुनने गया। मेरी नजर तुरंत सामने रखी ताइहुन तलवार तैहू ब्लेड पर पड़ी। मालिक के अनुसार यह तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और यह 300 टन से अधिक की शक्ति के प्रहार को सहन कर सकती है। उत्साहित होकर मैंने इसे तुरंत खरीद लिया। मालिक की जोरदार सिफारिश पर मैंने युद्ध कवच बैटल आर्मोर का एक सेट भी खरीदा। देखते ही देखते मेरे 10 मिलियन से अधिक अलायंस कॉइन्स खत्म हो गए। यह सब मैंने ग्रेट वॉरियर की परीक्षा की तैयारी के लिए किया था। जल्द ही मैं एक भव्य योद्धा हॉल वॉरियर हॉल पहुंचा। कर्मचारियों ने मुझे फॉर्म भरने और लाइन में लगने के लिए कहा, लेकिन मैंने पाया कि मैं सीधे मार्शल जनरल की परीक्षा दे सकता हूं। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के वही विकल्प भरा। आखिर मेरी ताकत कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। साथ ही मार्शल जनरल स्तर पर हर महीने 1 मिलियन का भत्ता मिलता है। कुछ समय बाद परीक्षक ने मेरे भरे हुए फॉर्म को आश्चर्य से देखा। उन्हें लगा कि मैंने निश्चित रूप से गलती की है। ग्रेड प्रतिभा वाला व्यक्ति मार्शल जनरल की परीक्षा देने की क्षमता कैसे रख सकता है? मैंने जवाब दिया कि आपने सही पढ़ा है। जब मैं सफलतापूर्वक परीक्षण कक्ष में दाखिल हुआ तो एक विशाल परछाई ने मुझे ढक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड लेवल का एक विचित्र जानवर शेर राजा लायन किंग था। मार्शल जनरल की परीक्षा वास्तव में इतनी आसान नहीं थी। इस बात ने मुझे थोड़ा तनाव में डाल दिया। शेर राजा ने जोर से दहाड़ मारी और अपने नुकीले पंजों से मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि इनसाइट कौशल से मुझे उसकी कोई कमजोरी नहीं दिखी। इसलिए मैं पीछे हटकर दूरी बनाने लगा। चूंकि नौपर्त वज्र तलवार गति को 4 गुना बढ़ा सकती है, इसलिए मैं उसके हमलों से आसानी से बच पा रहा था। लेकिन हवा में कूदने के बाद मैं अपनी दिशा नहीं बदल पा रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। तभी शेर राजा ने दोबारा मुझ पर हमला किया। मैंने देखा कि उसके बाहरी शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि शेर राजा की कमजोरी निश्चित रूप से उसके शरीर के अंदर होगी। इसलिए इस बार मैं तलवार लेकर सक्रिय रूप से उसकी ओर बढ़ा। जब मैंने अंतर्दृष्टि कौशल का उपयोग किया तो वास्तव में उसके मुंह के अंदर एक घातक कमजोरी मिली। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और शेर राजा के मुंह के अंदर घुस गया। एक जोरदार आवाज के साथ मैंने नौपर्त वज्र तलवार कौशल का उपयोग करके उसे सफलतापूर्वक मार गिराया। मार्शल जनरल की परीक्षा समाप्त हुई। मुझे A+ के उत्कृष्ट ग्रेड के साथ पास किया गया। इसका मतलब था कि अब मैं अपनी खुद की युद्ध टीम बना सकता हूं। कुछ समय बाद निरीक्षक ने हॉल मास्टर को यह खबर दी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मात्र 18 साल का एक लड़का मार्शल जनरल स्तर की परीक्षा पास कर गया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उस लड़के की प्रतिभा केवल ग्रेड है तो वे पूरी तरह हैरान रह गए। क्या यह जियांग हा नाम का लड़का 100 साल में एक बार आने वाला जीनियस है? इसलिए उसी दिन वे जियांग हान के होटल पहुंचे। इसी बीच मैं काफी समय से व्यस्त था और अंततः मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन तैयार किया। तभी मैंने देखा कि दरवाजे से एक वृद्ध महिला अंदर आ रही हैं। उन्होंने मुझे अभिवादन किया और कहा कि उन्हें भूख लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं उन्हें एक कटोरा दलिया दे सकूं। जब उन्होंने बड़े चाव से दलिया पिया तो उन्होंने मेरी कुकिंग की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दयालु व्यक्ति हूं
दादी, अगर आपको पसंद है तो आप रोज आ सकती हैं। अचानक वह मुड़ी और जाने लगी, जिससे मुझे कुछ अजीब लगा। बाहर निकलते समय मेरा सामना टाइगर अंकल और ड्रैगन अंकल से हुआ। उन्होंने पूछा कि वह वृद्ध महिला यहाँ क्यों आई थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था इस बार उनके आने का कारण। यह बताना था कि आज रात एक नीलामी ऑक्शन है। सूची में काले निशान वाला बांस, ब्लैक पैटर्न बैम्बू भी था। मुझे देखना होगा कि वहां क्या स्थिति है। कुछ समय बाद सूट पहने एक आदमी आया। वह मेरे लिए वह सामान लाया था जो मैंने कल खरीदा था। मैंने धीरे से ताइहुन तलवार को म्यान से बाहर निकाला और पाया कि यह तलवार वास्तव में बहुत शानदार है। चाचाओं ने देखते ही पहचान लिया कि ताइहुन तलवार सस्ती नहीं है। आखिर मैंने इसे खरीदने के लिए 7 मिलियन अलायंस कॉइन्स खर्च किए थे। रात में हम नीलामी में पहुंचे। चाचाओं ने देखा कि इस बार का स्तर बहुत ऊंचा था और वहां कई मार्शल मार्कीज स्तर के शक्तिशाली लोग आए थे। फिर मंच पर मौजूद होस्ट तांग युन ने पहली वस्तु के बारे में बताना शुरू किया। यह युद्ध देवता क्सुशिन की मृत्यु के बाद छोड़ा गया एक सुरक्षा कवच आर्मोर था और इस कवच का स्तर 6 था। दुर्भाग्य से अंतिम युद्ध में इसके अंदर का आध्यात्मिक चक्र स्पिरिचुअल अरे नष्ट हो गया था, जिससे इसकी सुरक्षा का स्तर 1 ग्रेड कम हो गया। इस वस्तु की शुरुआती बोली 10 मिलियन थी। कृपया अब बोली लगाना शुरू करें। इस समय लोग आपस में चर्चा करने लगे। युद्ध देवता क्सुशिन का कवच निश्चित रूप से खराब नहीं हो सकता। पांचवें चाचा ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। ड्रैगन अंकल जानते थे कि मेरे खाते में केवल 1 मिलियन है। फिर भी उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम कोई और कर देगा। अचानक टाइगर अंकल ने 11 मिलियन की बोली लगाई। जब मैं सोच ही रहा था कि मेरे लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा, तभी वह कवच बिक गया। हालांकि यह अब 5वें स्तर का कवच था, लेकिन यह अपना आकार बदल सकता था। यह ढाल शील्ड बन सकता था और शरीर पर पहना भी जा सकता था। यह डोमिनेंट लॉर्ड लेवल के विचित्र जानवरों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त था। फिर होस्ट ने दूसरी वस्तु की नीलामी शुरू की। वह 30 टुकड़े काले निशान वाले बांस थे। वाकई यह चीज सामने आ गई। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सुअर राजा की गुफा से इकट्ठा किया था। उस समय निश्चित रूप से किसी ने पीछे से सुअर राजा के बच्चों को मारा होगा, जिसकी वजह से वह पागल हो गया और जानवरों के झुंड के साथ मुझ पर हमला किया। इसकी बोली 20 मिलियन तक पहुंच गई, क्योंकि यह घावों को भरने की एक पवित्र औषधि है। तभी एक निशान वाले चेहरे वाले व्यक्ति ने गर्व से 24.8 मिलियन की बोली लगाई। उम्मीद है आप लोग मेरी बात मानेंगे। मेरी गुप्त दवाओं के बैच के लिए बस इसी की कमी है। पांचवें चाचा ने सोचा कि ऐसे बड़े लोग भी यहां आए हैं। वह मार्शल मार्किस का ईशान हैं, जिन्होंने ग्रेड प्रतिभा जागृत की है। हैंड दी। अचानक एक ठंडी और गंभीर महिला ने 28 मिलियन की बोली लगाने की इच्छा जताई। मेरे एक छात्र को अपनी युद्ध शक्ति वापस पाने के लिए इस दवा की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा कि आप यह मुझे दे दें। यह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह न केवल एक मार्शल मार्किस थी, बल्कि शुइमू विश्वविद्यालय की सबसे प्रसिद्ध महिला मार्गदर्शक ट्यूटर थी। हाँ, वही उच्च संस्थान जिसकी इच्छा हर योद्धा करता है। मशहूर शुइमू विश्वविद्यालय। यह वही स्कूल था जहां कैंपस ब्यूटी जियांग जियू को विशेष रूप से भर्ती किया गया था, क्योंकि दोनों ही ब्लैक पैटर्न ब्लैक बैम्बू चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि लिन आन उसे नीलामी में खरीदेगा और फिर ली काइशान को 20 हिस्से देगा। वह भी इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। अंत में ब्लैक पैटर्न बैम्बू को 28 मिलियन 2.8 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन हमारी इस यात्रा का असली मकसद ब्लैक पैटर्न बैम्बू के बेचने वाले का पता लगाना था। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मैं बाथरूम जा रहा हूं, लेकिन असल में मैं चुपके से दूसरी मंजिल पर जाना चाहता था ताकि नीलामी के मालिक से जानकारी जुटा सकूं। लेकिन बदकिस्मती से सीढ़ियों पर खड़े 2 सुरक्षाकर्मियों ने मुझे रोक दिया और उनका व्यवहार बहुत सख्त था। कुछ समय बाद नीलामी समाप्त हो गई। 5 अंकल ने मुझे बताया कि नीलामी में खरीदा गया फर्नीचर घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अफसोस ब्लैक पैटर्न बैम्बू के विक्रेता का पता नहीं चला।
मैंने कहा कि फर्नीचर आने के बाद मैं अकेले फिर से वेस्टलैंड जाऊंगा। यह सुनकर वे सब हैरान रह गए। मैंने बहाना बनाया कि मुझे कुछ समय के लिए वेस्टलैंड में खुद को निखारने की जरूरत है और वापस आकर मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा। लेकिन अंकल लॉन्ग को लगा कि मैं बस पागलपन कर रहा हूं। हालांकि अंकल टाइगर को मेरी काबिलियत पर भरोसा था। बच्चे याद रखना, वेस्टलैंड में सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है। 2 दिन बाद मैं नक्शे की मदद से वेस्टलैंड के सेक्टर 157 में पहुंचा। वहीं आगे मुझे सामना करना पड़ा 2 बीस्ट जनरल लेवल के भेड़िया शावकों से। लेकिन मेरी मौजूदा ताकत के सामने मैंने उन्हें कुछ ही वार में ढेर कर दिया। यह 7 मिलियन की ग्रेट सोल ब्लेड तैहू ब्लेड वाकई बहुत शानदार है। साथ ही मैंने एक कमजोर विचित्र जानवर एग्जॉटिक बीस्ट की जान बचाई, क्योंकि वे दोनों भेड़िए उसे अपना दोपहर का भोजन बनाना चाहते थे। फिर मैं भेड़ियों की लाशों को हटाकर ठिकाने लगाने लगा। अच्छी बात यह थी कि बीस्ट जनरल लेवल से काफी अनुभव EXP और सामग्री मिली। जब मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला तो पाया कि 12,700 की कॉम्बैट पावर के साथ मैं अब मजबूती से मार्शल जनरल लेवल पर पहुंच गया हूं। यहां तक कि मेरी थिंकिंग एट्रीब्यूट भी 200 पॉइंट्स को पार कर गई। लेकिन स्कूल की सबसे सुंदर लड़की जियांग जियू की बराबरी करने के लिए और अपने पिता को खोजने के लिए जिन्हें मैंने सालों से नहीं देखा, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। रात होते ही मैं 3,000 अलायंस कॉइन्स प्रति किलो वाला हिरण का मांस खा रहा था। तभी मुझे पत्थर के पीछे किसी के बात करने की आवाज आई। 3 लोगों ने पाया कि गुफा के अंदर दुर्लभ सोने की खदान रेयर गोल्ड वेन है। वह एक उच्चस्तरीय खनिज हाई ग्रेड ओरे है जो केवल कैटास्ट्रोफी के बाद दिखाई दिया था। और मैंने यह भी सुना कि पिछली बार का ब्लैक पैटर्न बैम्बू उन्हीं लोगों ने इकट्ठा किया था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पहले इन लोगों का पीछा करूंगा। कहा जाता है कि उच्चस्तरीय सामग्रियों की रक्षा उच्चस्तरीय विचित्र जानवर करते हैं और वे लॉर्ड लेवल के भी हो सकते हैं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने साथ असली हथियार लेजर कैनन लाया हूं। बॉस जल्दी देखिए, आगे सुनहरी रोशनी दिख रही है। इस बार वापस जाकर हम पक्का अमीर बन जाएंगे। अचानक एक आदमी बूमहेड के चेहरे पर कोई अज्ञात तरल पदार्थ गिरा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक लॉर्ड लेवल गोल्डाइड सेबरटूथ टाइगर उनके ठीक ऊपर था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह तेजी से उन पर झपटा। यह देखकर बूमहेड डर गया और उसने बॉस को साथ मिलकर भागने की सलाह दी, क्योंकि इस सबरटूथ टाइगर की ताकत कम से कम 50,000 से ज्यादा थी, जो पिछले वाइल्ड बोअर किंग से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। डरो मत, मेरे पास लेजर कैनन है। तुम दोनों जाओ और उसका ध्यान भटकाओ। लेकिन उसके साथी इतने डरे हुए थे कि एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगले ही पल सबरटूथ टाइगर ने हमला किया और गंजे साथी को उसके अपने ही साथी ने आगे धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि टाइगर ने उसे एक ही पंजे से जमीन पर दबा दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। बॉस, आप अभी तक कैनन क्यों नहीं चला रहे? असल में वह इंतजार कर रहा था कि गंजा आदमी खाया जाए, तभी वह कैनन चलाएगा। इस तरह सोने की खान बांटने वाला एक इंसान कम हो जाएगा। तभी लेजर कैनन से एक जोरदार धमाका हुआ। सबरटूथ टाइगर दर्द से चिल्ला उठा। साथ ही धमाके से उसका खून बहने लगा और उसने तुरंत पलटकर बॉस को नीचे गिरा दिया। लेजर कैनन भी एक तरफ गिर गया और बूमहेड तो डर के मारे अपनी पैंट में ही कर बैठा। वह सुन्न होकर वहीं बैठा रहा। खड़े मत रहो, जल्दी से एनर्जी ब्लॉक चार्ज करो और इस जानवर को मार डालो। बूमहेड ने वैसा ही किया, लेकिन अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। बॉस, आप शांति से जाइए, आपका हिस्सा अब मैं संभाल लूंगा। तुम नीच इंसान, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। जैसे ही टाइगर ने बॉस को खाना शुरू किया, बूमहेड ने धीरे से लेजर कैनन को सेट किया। अगले ही पल लेजर किरण ने सबरटूथ टाइगर के शरीर को चीर दिया। इसकी ताकत वाकई भयानक थी। चार्ज होकर किए गए इस हमले की शक्ति देखकर मैं दंग रह गया। अब वह अकेला बचा था। जैसे ही वह गोला बारूद बदल रहा था, मैंने तेजी से हमला किया और उसकी लेजर कैनन छीन ली।
अब बूमहेड ने मुझे पहचान लिया। वह हैरान था कि मैं अभी भी जीवित हूं, क्योंकि उस दिन जब मैं वाइल्ड बोअर किंग और बीस्ट टाइड से घिरा था, वह इन्हीं 3 लोगों की वजह से हुआ था। लेकिन अब केवल कुछ ही दिन बीते थे और मैं मार्शल आर्टिस्ट से मार्शल जनरल बन चुका था। तलवार की एक चमक के साथ मैंने उस गद्दार को अपने हाथों से खत्म कर दिया। तभी जमीन पर एक विशाल काली परछाई उभरी। सबरटूथ टाइगर की किस्मत वाकई अच्छी थी। वह अब तक मरा नहीं था, इसलिए मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उसके सिर के ऊपर जा बैठा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी खाल सख्त है या मेरी तलवार। मैंने सीधे उसकी मुख्य धमनी आर्टरी पर वार किया, लेकिन टाइगर ने मुझे लगभग दूर फेंक ही दिया था। वह पागलों की तरह आगे की ओर भागने लगा। वह तेजी से दूर भाग रहा था। मुझे लगा कि वह मुझे झाड़ना चाहता है, लेकिन वह सीधे सोने की खदान की तरफ जा रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। सबरटूथ टाइगर शायद गोल्ड एलिमेंट का जानवर था। खदान की शक्ति सोखकर वह न केवल अपने घाव भर सकता था, बल्कि उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ सकती थी। अब मेरी स्थिति बहुत खतरनाक थी। मैंने अपनी ग्रेट सोल ब्लेड को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत जुटाई। मैंने 9th लेयर थंडर ब्लेड और कॉमेट स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। टाइगर दर्द से आसमान की ओर चिल्लाया और मैं भी उसके प्रहार से जमीन पर जा गिरा। अंत में सबरटूथ टाइगर अत्यधिक चोटों के कारण मर गया। इससे मुझे भारी मात्रा में अनुभव EXP मिला और मेरी प्रतिभा, टैलेंट और युद्ध कौशल मार्शल आर्ट्स में सुधार हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 10 पर पहुंचते ही मेरा बिगिनर पीरियड खत्म हो जाएगा और पेट और मिशन मॉड्यूल अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन उस समय दर्द के कारण मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मेरे कंधे पर गहरी चोट आई थी और मुझे तुरंत अस्पताल जाना था। अचानक मैंने महसूस किया कि एक विचित्र जानवर करीब आ रहा है। मैंने युद्ध की तैयारी कर ली, लेकिन वह तो एक प्यारा सा गोल्डन आइड व्हाइट टाइगर का बच्चा था। ऐसा लग रहा था कि वह भूखा है और मेरे हाथ में मौजूद सोने के टुकड़े खाना चाहता है। इसलिए मैंने धीरे से वह टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। सफेद टाइगर के बच्चे ने उसे एक बार में निगल लिया। तभी सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसके साथ मास्टर पेट संबंध जोड़ना चाहता हूं। मैंने बिना किसी झिझक के हाँ कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। आखिरकार यह मेरा पहला आध्यात्मिक पालतू जानवर स्पिरिट पेट है। एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए गोल्डन आई व्हाइट टाइगर की विकास क्षमता लेवल 1 है। इसके पास ड्रैगन एसेंस आई जैसी जन्मजात दैवीय शक्ति भी है, जो धातु को पिघलाने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान वाली किरणें छोड़ सकती है। जल्द ही मैं स्टील फ्रंटलाइन अस्पताल पहुंचा। एक नर्स ने बहुत सावधानी से मेरे घावों का इलाज किया। उसे मेरा व्हाइट टाइगर स्पिरिट पेट बहुत पसंद आया। वह वाकई में बहुत प्यारा था। उसका नाम एक्साओबाई है। नर्स चाहती थी कि मैं कुछ दिन आराम करूं, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे सामग्री बाजार मटेरियल मार्केट जाकर अपनी लूट बेचनी थी। नर्स ने बेबसी से आह भरी, तुम बंजर भूमि विल्डरनेस में जाने वाले लोग वाकई अपनी जान की परवाह नहीं करते। पलक झपकते ही मैं सामग्री बाजार पहुंच गया। बॉस माँ ने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मैंने तुरंत अपने स्टोरेज रिंग का उपयोग किया और लॉर्ड लेवल के गोल्डनाई सेबरटूथ टाइगर को बाहर निकाला। इसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया। छोटे भाई जियांगहान, तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ ही दिनों में मार्शल जनरल स्तर तक पहुंच गया हूं और इस गोल्डनाई सेबरटूथ टाइगर की कीमत 8 मिलियन अलायंस कॉइन्स तय हुई। मैंने बॉस माँ का धन्यवाद किया। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। दरअसल वह दुर्लभ सोने की खदान रेयर गोल्ड वेन के बारे में जानना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि वह मेरे पास है, तो वह उत्तेजित हो गए और मुझे तुरंत अपने सीनियर से मिलने के लिए आमंत्रित किया। थोड़ी देर बाद मैं एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला मैं दंग रह गया। नीलामी घर की तांग यून ही इस दुकान की प्रभारी थीं और उन्होंने उदारतापूर्वक कहा कि वह मेरे पास मौजूद दुर्लभ सोने की खदान को खरीदना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा मुनाफा कमाने वाला हूं। एक झटके में मेरे खाते में 90 मिलियन से ज्यादा कॉइन्स आ गए।
यह राशि मेरे लिए कुछ समय तक ऐश करने के लिए काफी थी। सुरक्षा के लिए मैंने घर जाने के लिए छोटा रास्ता चुना। अचानक सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया। मैंने 1000 हत्याओं 1000 किल्स का मिशन पूरा कर लिया था। इनाम के रूप में मुझे एक अतिरिक्त टैलेंट स्लॉट मिला। अगला मिशन 10,000 हत्याओं का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तीसरी प्रतिभा टैलेंट को जागृत कर पाऊंगा। और मेरे हाथ में मौजूद अवेकनिंग स्टोन ने इस समय एक चमकदार रोशनी छोड़ी। एक पल में मेरा पूरा शरीर भारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल पावर से घिर गया। कुछ देर बाद मैंने रैंक टैलेंट थंडर को जागृत किया। लेकिन मेरा शरीर बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि मेरे इस कमजोर शरीर ने इतनी विशाल शक्ति को सहन किया था। और भी सुखद बात यह थी कि मेरी कॉम्बैट पावर अचानक बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई। यह शक्ति पहले ही कई प्रतिभाशाली छात्रों से कहीं अधिक थी। श्याओ बाई, चलो घर चलें। 3 दिन बाद स्कूल की बड़ी परीक्षा थी। उस दिन कई छात्र अपनी पसंद के कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। शुइमू यूनिवर्सिटी ऐसी जगह थी जहां जाने के लिए हर कोई बेताब था। मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे जिंगदा यूनिवर्सिटी में फार्मेसी पढ़ने की सलाह दी, ताकि ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधे उसके पिता की कंपनी में जा सकूं। यहां तक कि वह मुझे कंपनी के शेयर देने को भी तैयार था। लेकिन मेरा सपना शुइमू यूनिवर्सिटी में जाना था। तभी पास से मार्शल ली झोंगयांग गुजरे। मैं हैरान था कि इतनी टॉप लेवल की ताकत होने के बावजूद वह स्कूल क्यों आए हैं। कुछ समय बाद स्कूल के उच्च अधिकारी चर्चा कर रहे थे इस साल के कॉम्बैट पावर मूल्यांकन असेसमेंट की योजना के बारे में। मास्क वाले व्यक्ति ने मांग की कि स्कूल उसकी शर्तों को माने। लेकिन यह सुनकर ओल्ड मैन स्यू अनिच्छुक दिखे। साफ तौर पर इन बच्चों की औसत कॉम्बैट पावर 1000 से भी कम है। और तुम चाहते हो कि वे राक्षसों से भरी बंजर भूमि में परीक्षा दें? इसमें और मौत के मुंह में जाने में क्या फर्क है? मास्क वाले व्यक्ति ने समझाया कि अभी बंजर भूमि की स्थिति गंभीर है। अगर डूम्सडे लेवल का बीस्ट टाइड आया तो इन बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें और मजबूत बनना सीखना होगा, न कि पूरी जिंदगी सुरक्षित क्षेत्र सेफ जोन में रहना। यह फैसला सरकार का है। मास्क वाले व्यक्ति ने वादा किया कि वह बंजर भूमि में छात्रों की पूरी सुरक्षा करेगा। यह सुनकर ओल्ड मैन स्यू ने आह भरी कि वह वाकई बूढ़ा हो गया है। अब यह दुनिया तुम जैसे युवाओं के हवाले है। मास्क वाले व्यक्ति को सू की अनुमति मिल गई। तभी ली झोंगयांग ने उससे कुछ जरूरी बात करनी चाहिए। बॉस, मुझे बंजर भूमि में चेंग के बेटे जियांग हाई मिला। यह सुनकर मास्क वाला व्यक्ति हैरान रह गया। फिर उसने ली झोंगयांग को चेतावनी दी कि वह गुप्त रूप से उस पर नजर रखे, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ देर बाद मैदान में हजारों छात्र जमा हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली झोंगयांग ही इस मार्शल परीक्षा के मुख्य परीक्षक होंगे, और सभी को वास्तविक युद्ध परीक्षा के लिए बंजर भूमि में जाना था। जैसे ही यह घोषणा हुई, छात्रों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या यह सीधे मौत के पास जाने जैसा नहीं है? लेकिन मुझे लगा कि यह मामला इतना सरल नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा राज है। जो छात्र मौत से डरते हैं, वे मार्शल स्कूल में आने और योद्धा बनने के लायक नहीं हैं। अब मैं घोषणा करता हूं, जो परीक्षा देना चाहते हैं वे रुकें। जो नहीं देना चाहते वे तुरंत चले जाएं। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ छात्रों ने हार मान ली। उन्हें लगा कि लिटरेचर स्कूल जाना ज्यादा आसान होगा। लेकिन मेरा अमीर दोस्त मेरे साथ परीक्षा देने को तैयार था। उसे डर था कि मेरी कॉम्बैट पावर बहुत बेकार होगी, इसलिए उसने कहा कि वह मेरी रक्षा करेगा। जल्द ही परीक्षा देने वाले छात्र बंजर भूमि की ट्रेन में सवार हुए और परीक्षा स्थल की ओर रवाना हुए। अगले 1 हफ्ते के भीतर सबको 5 लोगों का समूह बनाना था और स्वतंत्र रूप से टीम बनाकर राक्षसों को मारना था। उन्हें मार्क करना था और अंत में पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग तय होगी। सबसे अधिक अंक पाने वाली टीम शुइमू यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकती थी। इसके बाद छात्रों ने टीम बनाने पर चर्चा शुरू की। लेकिन मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अपनी 30,000 प्लस कॉम्बैट पावर के साथ मेरे लिए सिर्फ अपने दोस्त हाउजी को साथ रखना ही काफी था। लेकिन बिना सच्चाई जाने उसे लगा कि मैं बहुत कमजोर हूं। इसलिए वह 3 और साथी ढूंढने लगा।
वैसे भी मैं अभी अपनी ताकत जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद ट्रेन मंजिल पर पहुंच गई। कहा गया कि जो टीम लॉर्ड लेवल के राक्षस का शिकार करेगी उन्हें सीधे शुइमू यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलेगा। लेकिन जिन छात्रों की कॉम्बैट पावर 1000 के आसपास थी उनके लिए यह नामुमकिन था। हाउजी ने टीम लीडर के रूप में नए सदस्यों को स्थान खोजने और योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। चलो उधर जाकर चर्चा करते हैं। जब मैं अपनी टीम के साथ निकल रहा था, ली झोंगयांग ने पीछे से मुझे पहचान लिया। वह मन ही मन मेरे अगले प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने, हाउजी और 3 अन्य साथियों ने मिलकर एक टीम बनाई। चूंकि उनकी कॉम्बैट पावर 800 के आसपास थी, मुझे अपनी 30,000 प्लस पावर छिपानी पड़ी। हाउजी ने सुझाव दिया कि मैं टीम लीडर बनूं, लेकिन सुनहरे बालों वाले झाओगांग को लगा कि मैं अभी भी रैंक टैलेंट वाला एक नौसिखिया हूं, जिसकी कॉम्बैट पावर केवल 400 के आसपास है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन जब मैंने आगे की योजना बताई तो वे सभी लीडर के रूप में मुझे स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि सबकी कॉम्बैट पावर साधारण थी, इसलिए मैंने कम स्तर के बीस्ट सोल्जर्स, लो लेवल बीस्ट सोल्जर्स वाले रास्ते पर जाने का सुझाव दिया। जितने अधिक राक्षसों को मारेंगे उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। इसके बाद मैंने युद्ध की रणनीति फॉर्मेशन को समायोजित करना शुरू किया। हाउजी और झाओगांग मुख्य हमलावरों के रूप में रहेंगे, जू फांग, वांगरान और मैं सहायक सपोर्ट के रूप में रहेंगे। सभी स्थिति के अनुसार कार्य करें। कुछ मिनट चलने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि आगे कुछ गड़बड़ है। जैसा कि उम्मीद थी, दूर से 800 की युद्ध शक्ति वाला एक 2 सींगों वाला गैंडा, डबल हॉर्न राइनो, दौड़ता हुआ आया। हाउजी ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल वह गैंडे के नुकीले सींग से टकराकर हवा में उछल गया। मैंने तुरंत उन्हें निर्देश देना शुरू किया कि कैसे लड़ना है और एक दूसरे की सहायता कैसे करनी है। आखिरकार मेरे अलावा यह उन सभी के लिए वाइल्ड फॉरबिडन जोन में पहली बार था। उनके पास कोई अनुभव नहीं था। जल्द ही वे युद्ध की स्थिति में आ गए और उन्होंने सफलतापूर्वक गैंडे को मार गिराया। सबके चेहरों पर खुशी की लहर थी और उन्होंने मेरी प्रशंसा की कि एक कप्तान के रूप में मेरा नेतृत्व बहुत अच्छा था। मैंने तुरंत उस विचित्र जानवर बीस्ट पर एक मार्क लगाया ताकि हमारी टीम को अंक पॉइंट्स मिल सकें। इसके बाद हम सब आगे बढ़ते रहे। तभी हाउजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले भी इस बंजर भूमि में आ चुका हूं, लेकिन मेरे पास उसे जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि दूर से फिर से कुछ हलचल सुनाई दी। हमने देखा कि 3 बरदांत वाले चूहे, बकटूथ रैट्स, हमारी ओर हमला कर रहे हैं। टीम ने उन्हें मारने के लिए 3 लोगों को भेजा। उनके आपसी तालमेल और सहयोग से उन्होंने आसानी से चूहों का सफाया कर दिया। कई दौर की लड़ाई के बाद अनजाने में ही रात हो गई, इसलिए हमने ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भोजन किया। तभी हाउजी ने देखा कि शीर्ष 3 टीमों के पास 500 से अधिक अंक हैं, जबकि हमारे पास केवल 76 अंक थे। हम लगभग सबसे निचले पायदान पर थे, जबकि शुइमू विश्वविद्यालय, शुइमू यूनिवर्सिटी की प्रवेश रेखा 1000 अंक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीर्ष 3 टीमें पहले ही आधा लक्ष्य पूरा कर चुकी थीं। हालांकि मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। जब तक मैं आखिरी दिन एक लॉर्ड लेवल विचित्र जानवर को मार देता हूं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद मैं उठा और टीम के लिए आसपास से कुछ खाने का सामान लाने गया। कुछ ही समय बाद सबने मेरे द्वारा लाए गए हिरण के मांस का आनंद लिया। तभी जू फांग ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी देखो। आसमान में एक पीला सिग्नल फ्लेयर था। सबको तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। दूर से विचित्र जानवरों का एक दूसरा स्तर का सैलाब, लेवल 2 बीस्ट टाइड, उग्रता से हमारी ओर बढ़ रहा था। उसमें निश्चित रूप से लॉर्ड लेवल के जानवर होंगे। डर के मारे टीम तुरंत स्टील डिफेंस लाइन की ओर भागने लगी। इसी समय स्टील डिफेंस लाइन पर तैनात सेना 5 मिनट में पहुंचने वाली थी। ली झोंगयांग बहुत चिंतित थे। उन्होंने तुरंत सूचना जारी की ताकि सभी उम्मीदवार स्टील डिफेंस लाइन पर वापस लौट आएं, और जानवरों का सैलाब पीछे से मेरा पीछा कर रहा था। उम्मीदवारों ने पहले कभी इतने भयानक जानवरों को नहीं देखा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई,
यह बुरा हुआ। मेरे साथी वांगरान और हाउजी पर हमला हुआ था, लेकिन इस समय डरपोक जूफांग ने सबकी परवाह किए बिना अकेले सुरक्षित क्षेत्र की ओर दौड़ लगा दी, जबकि वांग गांग दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखते हुए कि मेरे 3 साथी यहां मारे जा सकते हैं, मैं तेजी से सबसे आगे पहुंचा और जानवरों के सैलाब को रोका और उनसे तुरंत पीछे हटने को कहा। मेरी चिंता मत करो, इस तरह की लड़ाई मेरे साथियों की ताकत के बस की बात नहीं थी। फिर मैंने अपना 9 फोल्ड थंडर ब्लेड कौशल चलाया। केवल एक वार में मैंने 3 बीस्ट जनरल स्तर के जानवरों को खत्म कर दिया। मेरे साथियों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। मेरी ताकत की पुष्टि करने के बाद वे निश्चिंत होकर स्टील डिफेंस लाइन की ओर लौट गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके जाने के बाद ही मैं पूरी ताकत से हमला कर सकता था, इसलिए मैं अकेला अपने सामने जानवरों के सैलाब से लड़ा। इन विचित्र जानवरों को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। फिर मैंने अपनी थंडर स्किल का उपयोग किया, जिससे जानवर बिजली के झटकों से लहूलुहान हो गए। उन्हें मारने के बाद मुझे भारी मात्रा में अनुभव एक्सपी मिला। यहां तक कि मेरी प्रतिभा और तलवारबाजी का कौशल भी लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर स्टील डिफेंस लाइन के अंदर बड़ी संख्या में उम्मीदवार गलियारे में घुस रहे थे। हाउजी को पता चला कि प्रवेश द्वार बंद होने में केवल 5 मिनट बचे हैं। वह घबरा गया और मुझे बचाने के लिए तुरंत वापस आना चाहता था। यह पीछे खड़े ली झोंगयांग ने देख लिया। जब उन्होंने हाउजी से पूछा और पता चला कि मैं जानवरों के झुंड में फंसा हूं, तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अगले ही पल वे तेजी से जानवरों के सैलाब की दिशा में बढ़े, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसी समय मैं एक अंतिम बीस्ट जनरल वाइल्ड बियर पर हमला कर रहा था। परिणाम यह हुआ कि मैंने उसे भी एक ही वार में मार दिया। अचानक मुझे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरअसल लॉर्ड लेवल का जानवर माउंटेन मूविंग बियर किंग प्रकट हुआ था। यह मेरे द्वारा देखे गए अब तक के सभी जानवरों से बड़ा था। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया देता, उसने मुझ पर जोरदार हमला किया। मैंने तुरंत एक लाइटनिंग बॉल उसकी ओर छोड़ी, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इस जीव की रक्षा क्षमता डिफेंस बहुत मजबूत है। अगर मैं गलती से इसकी चपेट में आ गया तो मैं मांस के लोथड़े में बदल सकता हूं। इसलिए मैंने अपने अंतिम ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और अपनी जमा की हुई ऊर्जा को विस्फोटित करना शुरू किया। मेरी ताकत और गुण तेजी से बढ़ रहे थे। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की शक्ति जैसे बाहर छलक रही हो। अब यह मेरा इलाका था। मैंने भालू के शरीर पर एक गहरा घाव किया और फिर एक शक्तिशाली लाइटनिंग बॉल छोड़ी। वास्तव में इसका असर हुआ। जैसे ही धुआं छंटा, बियर किंग के चेहरे पर डर के भाव थे। वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। इस आसान शिकार को मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। मैंने फिर से एक विशाल लाइटनिंग बॉल उस पर दागी और वह उसकी ओर बढ़ी। दूसरी ओर ली झोंगयांग काफी समय तक ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं पा सके। वे मन ही मन बहुत घबराए हुए थे कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों से भी आदेश आया कि वे तुरंत स्टील फ्रंटलाइन पर वापस लौटें और बचाव योजना का आयोजन करें। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर बिजली कड़कते हुए देखी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि आगे की लड़ाई में निश्चित रूप से कोई लॉर्ड लेवल का जानवर होगा। वे तेजी से उस दिशा में भागे। मैं बियर किंग पर लगातार बिजली की बमबारी कर रहा था और उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। कुछ ही देर बाद बियर किंग सहन नहीं कर पाया और गिर पड़ा। ऐसा लगता है कि यह लॉर्ड लेवल जानवर भी बस इतना ही था। तभी वहां पहुंचे ली झोंगयांग ने मुझे देखा। जब उन्होंने देखा कि जमीन पर पड़े सभी जानवर एक ही बार में मारे गए थे, तो वे हैरान थे कि अब मेरे पास इतनी जबरदस्त ताकत कैसे आ गई। मैंने बहाना बनाया कि मैंने कम समय के लिए ताकत बढ़ाने वाला एक औषधि पोषण लिया था। उनकी शंका दूर करने के बाद ली झोंगयांग ने मुझे स्टील डिफेंस लाइन पर मिलने को कहा, ताकि मैं बचाव दल में शामिल हो सकूं। जानवरों के सैलाब को फैलने से रोकने के लिए सभी लॉर्ड लेवल जानवरों को मारना जरूरी था। इसके बाद वे अन्य फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए निकल गए। बिना समय गवाए मैंने अपनी सारी लूट पैक की
और स्टील डिफेंस लाइन की ओर उड़ चला। इस बार का लेवल 2 बीस्ट टाइड मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अचानक मैंने जंगल में किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। मैंने देखा कि 2 लड़कियां एक पेड़ पर खड़ी थीं और नीचे जानवरों के झुंड से बचने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि वे पूरी तरह से घिर चुकी थीं। भागने का कोई मौका भी नहीं था। तभी एक विशाल भालू ने पेड़ पर जोर से हमला किया। शाओ यिंग अपना संतुलन खो बैठी और सीधे नीचे गिर गई। ठीक उसी समय जी शुए ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन शाओ यिंग इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे डर था कि कोई अजीब जानवर बीस्ट उसे खा जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि विशाल भालू उसकी ओर रेंग रहा है, अचानक उसे एक शू की आवाज सुनाई दी और वह विशाल भालू 2 हिस्सों में कट गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक ही तलवार के वार से उसे खत्म कर दिया। शाओ यिंग खुश थी कि वह बच गई और मैंने उन अन्य खूंखार जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शाओ यिंग का पैर जिस टहनी पर था वह टूट गई और वह नीचे गिर गई। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फिर बिजली की शक्ति थंडर पावर का उपयोग करके उन सभी जानवरों को एक पल में खत्म कर दिया। जमीन पर उतरने के बाद मैंने शाओ यिंग से पूछा कि क्या उसे कोई चोट आई है। मैं ठीक हूं, हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तभी जी शुए भी पेड़ से नीचे उतरी। फिर मैंने उन्हें मानसिक रिकवरी मेंटल रिकवरी की एक दवा की बोतल दी और उन दोनों को जल्दी से स्टील फ्रंट जाने की सलाह दी। मेरे पास अभी भी कुछ काम थे, इसलिए मैं उन दोनों लड़कियों को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद मैंने महसूस किया कि पास में कुछ बड़ा हलचल हो रही है। उसी समय मेरे हाथ में लगा संचार उपकरण कम्युनिकेटर बज उठा। सूचना मिली है कि टाइड कोर में बड़े पैमाने पर लॉर्ड लेवल के जानवर मौजूद हैं और साथ ही कई ओवरलोड लेवल के जानवर भी हैं। सभी मार्शल मार्क्विस और जनरलों को तत्काल बुलाया जाता है। जितनी जल्दी हो सके लक्ष्य स्थान पर पहुंचें। हालांकि मेरी ताकत उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी मैंने पहले जाकर देखने का फैसला किया। हवा में 6 उड़ने वाले जानवर थे और हर एक ओवरलॉर्ड लेवल का था। उन्होंने ली झोंगयांग और मास्क वाले आदमी को बीच में घेर रखा था और अभी जो संदेश आया था वह उन्हीं दोनों ने भेजा था। लेकिन मुख्य सेना के आने में अभी आधा घंटा बाकी था। तभी उड़ने वाले भालू ने गुस्से में इंसानों की ओर देखा। जाओ और मर जाओ, यह कहते ही उसने एक भयानक शक्ति छोड़ी। ली झोंगयांग एक तलवार के वार के बाद गिर गया। उसे पता नहीं था कि उड़ने वाला भालू भी उस पर झपटा। वह जोर से चिल्लाया और उसने फिर से पलटवार किया। उड़ने वाला भालू पानी में जा गिरा, लेकिन आसपास के लॉर्ड लेवल के जानवर भी वहां खींचे चले आए। वे बस मुख्य सेना के आने का इंतजार करते हुए संघर्ष कर रहे थे। अचानक ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे जानवरों ने गुस्से में दहाड़ना शुरू कर दिया। यह वही लेजर कैनन थी जिसे मैंने अभी फायर किया था। यह चेंगे का बेटा जियांग हान है। यह सुनकर मास्क वाला आदमी पूरी तरह हैरान रह गया और मैंने फिर से जानवरों पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही मैंने 2 कम स्तर के लॉर्ड लेवल काले भालुओं को खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी महान आत्मा तलवार टैहू ब्लेड निकाली और कत्लेआम शुरू किया। मैंने 9 फोल्ड थंडर ब्लेड तकनीक का उपयोग किया और तुरंत 2 लॉर्ड लेवल जानवरों को मार गिराया। यह देखकर मास्क वाला आदमी दंग रह गया। यह लड़का 18 साल की उम्र में इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता रखता है। उस समय मैं उसकी 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था, लेकिन फिर उसे यह अजीब लगा। अगर उसके पास लेवल की प्रतिभा होती तो उसे बहुत पहले ही शुइमू यूनिवर्सिटी द्वारा विशेष रूप से भर्ती कर लिया गया होता। तभी एक ओवरलॉर्ड लेवल का जानवर मेरी ओर झपटा। मुझे लगा कि मेरी ताकत इससे निपटने के लिए काफी है, इसलिए मैं सीधे उससे लड़ने चला गया। जियांग हान, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? यह एक ओवरलॉर्ड लेवल का जानवर है। लेकिन अगले ही पल सच में मैंने उसे कम आंका था। मेरे शरीर पर लगा लेवल 5 का कवच आर्मोर सीधे टूट गया और मैं जोर से जमीन पर जा गिरा। जब से मैं इस बंजर भूमि विल्डरनेस में आया था, मुझे कभी इतनी गंभीर चोट नहीं लगी थी। मूर्ख इंसान, मर जाओ जियांग हान, जल्दी हटो।
अब सब खत्म हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही जानवर ने मुझ पर दोबारा हमला किया, मुझ में खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। क्या मैं सच में मरने वाला हूं? अचानक आसमान से एक विशाल सोने का स्तंभ, गोल्डन पिलर, गिरा, जिसने जानवर के हमले को रोक दिया। दरअसल जनरल यांग हुआन अपनी सेना के साथ आ पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने अधीनस्थों को एक एक करके उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। पहले इस क्लाउडविंग गोल्डन टाइगर से निपटो। ली झोंगयांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार यह मसीहा आ ही गया। गोल्डन टाइगर ने अपना लक्ष्य बदलकर यांग हुआन की ओर किया। साथ ही उसके मुंह में चक्र चक्र इकट्ठा होने लगा। वह उस पर हमला करना चाहता था। हालांकि यांग हुआन ने बस अपनी लंबी भाले को ऊपर उठाया और गोल्डन टाइगर पर वार किया और उसे आसानी से मार गिराया। यह देखकर मैं बहुत हैरान था। तो दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग भी मौजूद हैं। क्या यह मार्शल मार्क्विस से ऊपर की युद्ध क्षमता है? और मेरी चोटें इतनी गंभीर थीं कि मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद फील्ड हॉस्पिटल में यांग हुआन अपनी पत्नी को वर्तमान स्थिति समझा रहे थे, लेकिन उन्हें बदले में बहुत डांट पड़ी। जियांग हान हमारा भतीजा है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उन्होंने तुरंत इलाज शुरू करने को कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सर्जरी करके बाहर आए। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। तभी तांग युन भी वहां पहुंची। उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या छोटा हान ठीक है। जब उन्हें पता चला कि वह अब खतरे से बाहर है, तो उन्होंने फिर से यांग हुआन को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने शिकायत की कि वह अपने भतीजे का ख्याल तक नहीं रख सके और मात्र 18 साल की उम्र में उसका सामना ओवरलॉर्ड लेवल के जानवर से हुआ। यांग हुआन बहुत असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि चेंगे ने जियांग हान को बंजर भूमि में जाने दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे एक योद्धा, वॉरियर बनने के रास्ते पर चलने की अनुमति दी है। हालांकि महिलाएं अक्सर तर्क नहीं मानती। जब वह जागेगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी और उससे अपना रिश्ता जोड़ लूंगी। उन्होंने तुरंत एक फोन कॉल किया और सामने वाले से कहा कि राजधानी का सबसे टॉप लेवल का प्रोटेक्टिव गियर, ड्रैगन स्केल आर्मोर यहां लाया जाए और साथ ही कुछ जीवन रक्षक उपकरण भी। यह सुनकर यांग हुआन ने गुस्से में पूछा कि क्या वह पागल हो गई हैं? अगर छोटा हान ने वह कवच पहन लिया जो बहुत ध्यान खींचता है, तो वह उसके लिए जानलेवा साबित होगा। आप उसे खतरे में डाल रही हैं। लेकिन तांग युन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए बस यही मायने रखता था कि उनके भतीजे को दोबारा चोट न लगे। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। छोटा हान, इस बच्चे ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं। यांग हुआन ने तुरंत अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया कि जैसे ही छोटा हान अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, वह उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। इसी बीच मुझे एक अजीब सपना आया। एक महिला मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे बात कर रही थी। तुम्हारी माँ एक बहुत ही कोमल इंसान थी। वह तुमसे प्यार करती थीं और इस धरती के हर इंसान से प्यार करती थीं। उनका नाम तांग शिन था। क्या आप मेरी माँ हैं? अचानक मैं झटके से सपने से जाग गया। पता चला कि वे मुझे इलाज के लिए स्टील डिफेंस ले आए थे। तभी यांग हुआन दरवाजा खोलकर अंदर आए। तुम जाग गए जनरल यांग हुआन से मुझे पता चला कि जानवरों के उस हमले टाइड को उन्होंने पीछे धकेल दिया है। एंड ऑफ सेगमेंट। क्योंकि इस बार मैंने लॉर्ड स्तर के एक विचित्र जानवर को मार गिराया और अपने कई साथियों की जान बचाई, इसलिए मुझे और मेरे साथियों को शुइमू यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की योग्यता मिल गई। यांग हुआन ने तो मुझे अपनी फैंटम डिस्ट्रक्शन स्क्वाड में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि उस स्क्वाड के सभी सदस्यों की ताकत मार्शल मार्कीज स्तर या उससे ऊपर है। यहां तक कि ली चोंगयांग भी उसमें शामिल हैं। यह सुनकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन तभी मुझे एक बुरी खबर मिली। मेरे अच्छे दोस्त चांग हाओ मुसीबत में था। उसी समय स्टील डिफेंस की जेल के बाहर कियान फेंग के पिता गार्डों को मूर्ख कहकर गालियां दे रहे थे और उनसे मांग कर रहे थे कि वे उनके बेटे को रिहा करें। मेरे दो साथी भी अंदर बंद थे।
ठीक उसी समय मैं और जनरल यांग हुआन वहां पहुंचे। हाओजी मुझे जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। कियान गुआन को जब पता चला कि यह जनरल यांग का आदेश था तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि उसके बेटे को हिरासत में लेने का कारण क्या है। दरअसल जब टाइड टाइड का प्रकोप शुरू हुआ था तब कियान फेंग ने न केवल योद्धाओं की मदद करने से मना किया बल्कि कई छात्रों की मौत का कारण भी बना। लेकिन कियान गुआन का मानना था कि यह उसके बेटे पर लगाया गया एक झूठा आरोप है। उसने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो सबूत पेश करो। यह स्थिति देखकर मैं अपने दोस्त का साथ देने के लिए आगे आया और कहा कि मैं खुद इस मामले को सुलझाऊंगा। कियान गुआन ने तिरस्कार से देखा और कहा, यह मामूली लड़का कौन है? यह सुनकर मैंने सीधे तौर पर कियान फेंग को वेस्टलैंड के तरीके से जीवन और मृत्यु के युद्ध डेथ मैच के लिए चुनौती दी। इसके बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। हाओजी उस गद्दार को अपने हाथों से चीर देना चाहता था जिसने इतने साथियों की जान ली थी, लेकिन वह इस बात से भी चिंतित था कि कहीं मुझे गंभीर चोट न लग जाए और युद्ध के दौरान मैं खतरे में न पड़ जाऊं। तभी ली चोंगयांग ने घोषणा की कि मुकाबला 5 घंटे बाद होगा और उस समय वह मेरी निगरानी करेंगे। इसके अलावा महिला साथी जूफांग को स्क्वाड से निकाल दिया गया जबकि बाकी सभी शुइमू यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। जल्द ही युद्ध के मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ जमा हो गई। कियान फेंग आते ही मेरी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुझे अब पता चलेगा कि ताकत का असली अंतर क्या होता है। चूंकि हम दोनों ने जीवन मृत्यु का अनुबंध डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप वर्जित था। इस समय कियान फेंग को अपनी जीत का पूरा भरोसा था और कई दर्शक उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। यहां तक कि उसके पिता ने भी उससे कहा कि मुकाबला जल्दी खत्म करे ताकि रात को जीत का जश्न मनाया जा सके। उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी ही कब्र खोद रहा है। नीचे खड़े ली चोंगयांग शांति से आसपास की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कियान फेंग ने तलवार निकाली और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे बड़ी आसानी से रोक दिया। नीचे खड़े लोगों ने देखा कि कियान फेंग ने एक्सट्रीम टैलेंट ब्लेड इंटेंट को जागृत किया है, लेकिन मेरी नजर में उसकी तकनीक में बहुत कमियां थीं। उसकी गति किसी घोंघे स्नेल जैसी धीमी थी। मेरे एक ही वार से उसके हाथ की तलवार 360 डिग्री घूम गई। सच में कितना बेकार है। वह अपनी तलवार तक ठीक से नहीं पकड़ सकता। उसके पिता अब चिंता करने लगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह मेरी किस्मत थी। इसलिए मैंने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, तुम्हें हराने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर कियान फेंग गुस्से से पागल हो गया और उसने मुक्का मारकर फिर से हमला किया। उसे नहीं पता था कि मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना हाथ उठाया और 9 फोल्ड थंडर ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। यह देखकर कियान गुआन सन्न रह गया। इस लड़के को इतनी हाई लेवल तकनीक कैसे पता? वह डरकर पीछे हटा, लेकिन अब बचने में बहुत देर हो चुकी थी। मेरे एक शक्तिशाली मुक्के ने कियान फेंग को कई मीटर दूर फेंक दिया। अब वह बस मुश्किल से सांस ले पा रहा था। तभी कियान फेंग के पिता गुस्से में आग बबूला हो गए और मुझसे बदला लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अगले ही पल ली चोंगयांग ने उन्हें पूरी ताकत से रोक दिया। जीवन मृत्यु का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जो भी इसमें हस्तक्षेप करेगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। अपनी ताकत कम होने के कारण कियान गुआन केवल दूर से चिल्ला सकता था और मुझसे विनती कर रहा था कि मैं कोई जल्दबाजी न करूं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। कियान फेंग एक योद्धा था, फिर भी उसने संकट के समय अपने ही साथियों की हत्या की। उसने ऐसा अक्षम्य अपराध किया था। जैसे ही मैंने अपनी मुट्ठी कसी, कियान फेंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर के आसपास की बिजली कुछ अजीब है और अगले ही पल उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि कियान गुआन मुझ पर हमला करना चाहता था, लेकिन ली चोंगयांग की शक्तिशाली शक्ति ने उसे डरा दिया। बेबस होकर वह आसमान की ओर देखकर रोने लगा। इसमें उसकी अपनी गलती थी कि उसने अपने बेटे की सही परवरिश नहीं की। इसी वजह से कियान गुआन की मुझसे पुरानी दुश्मनी हो गई। उसने धमकी दी कि एक दिन वह बदला जरूर लेगा और मुझे अपने बेटे की जान की कीमत चुकानी होगी।
वह बूढ़ा आदमी सच में बहुत जिद्दी है। उनके जाने के बाद ली चोंगयांग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। वेस्टलैंड असेसमेंट के परिणाम आ गए थे और बड़ी स्क्रीन पर पहले नंबर की टीम वही टीम थी जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। हमने कई लॉर्ड स्तर के विचित्र जानवरों का शिकार किया था। यह देखकर सभी परीक्षार्थी दंग रह गए। उन्हें लगा कि मैं उनके स्तर का इंसान ही नहीं हूं। मेरे साथी भी हैरान थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैंने अपनी ताकत को इतना छुपा कर रखा था। जब भीड़ छंट गई तो ली चोंगयांग मुझे कुछ लोगों से मिलाने ले गए। दरअसल वे मुझे फैंटम डिस्ट्रक्शन स्क्वाड में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे थे। सामने खड़े 3 लोग मेरे नए साथी थे। ली मियाओ हाई लेवल मार्शल मार्क्विस ग्रेड, प्रतिभा जल तत्व वाटर एलिमेंट। वांग जिन्हू अल्टीमेट मार्शियल मार्क्विस ग्रेड, प्रतिभा धातु तत्व मेटल एलिमेंट। जू रैन अल्टीमेट मार्शियल मार्क्विस ग्रेड, प्रतिभा एम्प्लीफिकेशन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सब मेरी आंटी और अंकल की उम्र के होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र मेरे पिता के बराबर है। यह सुनकर मैं अचानक उत्तेजित हो गया। क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते। वह बस एक अंदाजा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वे कुछ छुपा रहे हैं। फिर ली चोंगयांग ने मुझे कुछ दिन घर जाकर आराम करने को कहा और कहा कि घाव भरने तक मैं हिलूं डुलूं नहीं। तब मुझे याद आया कि मुझे घर छोड़े काफी समय हो गया है। तो यह चेंगजी का बेटा है। सही कहा, इस बच्चे का व्यक्तित्व बिल्कुल चेंगे जैसा ही है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। अचानक वह बूढ़ी औरत जिससे मैं पहले मिला था फिर से मेरे घर आई। मैंने उसके स्वागत के लिए अच्छे पकवान बनाए। उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि वेस्टलैंड में प्रशिक्षण के दौरान अनुभव और लड़ाई के अलावा प्रतिभा के गुण टैलेंट एट्रीब्यूट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैंने अभी तक यह तय नहीं किया था कि मुझे किस गुण पर ध्यान केंद्रित करना है। जितनी जल्दी मैं इसे तय करूंगा उतनी ही मेरी युद्ध क्षमता बढ़ेगी। जल्द ही अन्य छात्रों के साथ मैंने शुइमू यूनिवर्सिटी के इस साल के प्रवेश विशेष प्रशिक्षण स्पेशल ट्रेनिंग में भाग लिया। इसके लिए हमें 600 किलोमीटर दूर एक वेटलैंड क्षेत्र में जाना था। खोंग NGIPH ट्रैक TCHUN ने एलाई चिन्हला 4 NGIC एमिंग ट्रॉन्ग लुक MI NGI अंग VI वले NG थी टॉय एलाई ल्यूऑन एल NG THYNHTNHN रा LINBO टॉय थियोकेपी कोटैम फॉर्म BCNGTT NHNG टॉय चो BITCNPHIRIIM टीमिंग वाई फुट को VIC क्वांटी RNGCNXLY साउ टॉय एस थियोकेपीII नघे विवाय अंघटा BTLC गई यू NGY चो टॉय आइन हन्ह वीन हन्ह VADTLI टॉय LIN हन्ह चौंग लाख मेंग RII LYTRNGDNG क्वांटैम HI ग्यांगहा MUNIU नघे TIU हा नोइला आई लैम छूट VIC VICHIN LCCACUY GNYCHC खोंको NGUY HIMGI CH6 टॉय MUNIN लिंग SNGUQUYCA मिंग साउखी टॉय GI10 TIUBCH BNG हायन TRCMTVTI MT कॉन BCHH। वह वही शाओबाई एक्साएओबाई है जिसे मैंने आधा महीना पहले वश में किया था। अब वह आधा साल का सफेद बाघ बन चुका है। मैं उसे अपने साथ विशेष प्रशिक्षण स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगा। उसे और भी शक्तिशाली बनाऊंगा। दूसरी ओर शुइमू विश्वविद्यालय के नए छात्र 4 ग्रेड के योद्धाओं की सुरक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक आदमी घबराहट में चिल्लाया, देखो, पीछे एक राक्षस है। सफेद बाघ के आकार को देखकर यह एक अल्टीमेट बीस्ट जनरल लग रहा है। सभी खुशी से झूम उठे। वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे खुद चलकर आए इस दानव को मारना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। सफेद बाघ को तो उस लड़के ने पहले ही वश में कर लिया था। फिर हम कैसे लड़ पाएंगे? वह लड़का शायद ग्रेट वॉरियर स्तर से ऊपर का है। हालांकि 2 लड़कियों ने मुझे पहचान लिया। क्या वह वही सीनियर नहीं है जिसने कुछ दिन पहले जंगल में हमारी जान बचाई थी? जैसे ही शाओ बाई रुका,
मैंने सबको बताया कि मेरा श्याओ बाई बहुत आज्ञाकारी है, यह किसी को काटेगा नहीं। यह देखकर वे सब बहुत ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि मेरे पास ही एक पालतू विचित्र जीव है। टीम में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद सब अपना रास्ता जारी रखते हैं। साथियों से पता चला कि यह है लेवल प्रशिक्षण है। तभी एक लड़की आगे आई और मुझे पुकारा, सीनियर जियांग हान। वह वही लड़की थी जिसे मैंने पहले भीड़ में बचाया था। वह बस मुझे आमने सामने धन्यवाद देने आई थी। मुझे बस जियांग हान कहो, सीनियर कहने की जरूरत नहीं है। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। कुछ समय बाद हम गंतव्य पर पहुंच गए और सामने के दलदल में बहुत सारे जहरीले सांप और कीड़े जैसे भयानक जीव होंगे। हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगले 2 हफ्तों तक 4 वॉरलोर्ड्स यहां तैनात रहेंगे, ताकि छात्र पर्याप्त वास्तविक युद्ध का अनुभव कर सकें। साथ ही उच्च स्तर के योद्धाओं का मार्गदर्शन भी मिलेगा। यह मत सोचना कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद सब आसान होगा। विश्वविद्यालय में हर महीने एक युद्ध शक्ति परीक्षण होता है। सबसे नीचे आने वाले छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सब तितर बितर हो जाओ। इसके बाद झाओ गांग ने मेरे सामने एक चुनौती रखी। क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त चांग हाओ नहीं आया था, तो टीम में केवल 3 लोग थे। मेरी शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन मुझे चिंता थी कि उन दोनों को खतरा हो सकता है। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वह हमें अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। अधिक लोग होने से हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। टीम में अब 7 लोग थे, तो मुझे अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी शाओ यिंग ने उत्साह में चिल्लाकर कहा, आप मेरा सहारा ले सकते हैं। फिर हम एक सुरक्षित क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगे और फिर अलग अलग होकर शिकार करेंगे। जंगल के दलदल का इलाका बहुत जटिल है। न केवल यहां जहर है, बल्कि आप गलती से कीचड़ में भी धंस सकते हैं। एक चौड़े क्षेत्र को खोजने के बाद सबने उस स्थान को केंद्र बनाकर अलग अलग शिकार करना शुरू किया। 2-2 के समूह में। यदि कोई जानलेवा खतरा मिले तो जोर से मदद के लिए चिल्लाएं। बाकी लोग तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। तभी शाओ यिंग ने मेरे साथ टीम बनाने की पेशकश की। मैं खुशी खुशी मान गया। सब 3 समूहों में बंटकर अलग हो गए। रास्ते में मैंने शाओ यिंग की क्षमताओं को समझने की कोशिश की। पता चला कि उसके पास ग्रेड की मानसिक मेंटल प्रतिभा है। वह सभी जानवरों के मन की बात सुन सकती है। लेकिन क्योंकि यह युद्ध वाली प्रतिभा नहीं है, इसलिए कोई भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रतिभा में बहुत क्षमता है। अचानक मुझे आसपास किसी जीव की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने शाओ यिंग को शाओ बाई का ध्यान रखने को कहा और मैंने अपने ताइहुन डॉ को निकाला। शिकार शुरू करने के लिए तैयार। पलक झपकते ही सामने से बहुत सारे नन्हे मगरमच्छ निकल आए। इनकी संख्या मेरे शिकार के लिए काफी नहीं थी। मैंने केवल कुछ ही वार किए और वे सभी एक ही वार में मारे गए। मेरी इस शानदार लड़ाई को देखकर शाओ यिंग चिल्लाई, आप बहुत शक्तिशाली हैं। एक मजबूत साथी का साथ होना कितना अच्छा है। वहीं हवा में ली चोंगयांग और शुई यी ने भी यह दृश्य देखा। वे हैरान थे कि मेरी युद्ध शक्ति 50,000 तक पहुंच गई है। मैं बिल्कुल जनरल यांग हुआन की तरह एक प्रतिभाशाली हूं, जबकि अन्य ग्रेड प्रतिभा वाले छात्रों की शक्ति अभी 10,000 से भी कम है। और उन्होंने विश्वास किया कि मैं यांग हुआन को भी पीछे छोड़ दूंगा। वह साल जब 22 की उम्र में वह वू हाउ बना था, आज ली चोंगयांग वू हाउ के शिखर पर है। कुछ दिनों बाद हमें दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है। क्या वह अपनी शक्ति की सीमा तोड़ पाएगा, यह भाग्य पर निर्भर करेगा। सौभाग्य से शुई यी को ली चोंगयांग की शक्ति पर बहुत भरोसा है। तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। मैंने बड़ी संख्या में जीवों को मार गिराया और शाओ यिंग को युद्ध क्षेत्र की सफाई के लिए बुलाया। लेकिन अचानक मुझे पैरों के नीचे के कीचड़ में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शाओ यिंग को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई राक्षस निकलने वाला है। और सच में अगले ही पल कीचड़ से कुछ निकला। मैंने तुरंत शाओ यिंग को पकड़कर खुद को बचाया। सामने 100 मीटर ऊंचा एक विशाल जीव था।
वह एक हाई लेवल लॉर्ड डियर हेडेड स्पिरिट स्नेक था। उसकी लाल आंखें एक भयानक दबाव छोड़ रही थीं। स्पष्ट था कि यह सांप जल्द ही एक ड्रैगन में बदल जाएगा। मेरी वर्तमान शक्ति शायद इसका मुकाबला न कर पाए। श्याओ यिंग, मेरे साथ चलो। अगले ही पल उस सांप ने हम पर हमला कर दिया। मैं जानता हूं कि सांप अपनी जीभ से शिकार की गंध पहचानते हैं, लेकिन अभी शिकार करने के कारण मुझ पर खून की गंध लगी हुई थी। उसकी नजरों के सामने से बचना इतना आसान नहीं था। लेकिन वह सांप लगातार हमारे पीछे पड़ा था और हमला कर रहा था। यह देखकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने तुरंत अपनी ताइहुन-डॉ निकाली और 9 लेयर थंडर ब्लेड के साथ उस पर वार किया। लेकिन अगले ही पल उसकी पूंछ के प्रहार से मैं 2.5 मीटर पीछे उड़ गया। जियांग हान भाई, क्या आप ठीक हैं? इस समय पास के साथियों ने शोर सुनकर दौड़कर वहां पहुंच गए। ज्यू ज्यू चाहती थी कि श्याओ यिंग अपनी शक्ति का उपयोग करके उस जीव से बात करे, लेकिन वह डर के मारे रोने लगा। मायावी जीव बहुत क्रूर था। उसे डर था कि वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन अब इन सब बातों की चिंता करने का समय नहीं था। वांग रान को शियाओ यिंग की स्टेटस बढ़ाने का आदेश देने के बाद जिजुए ने देखा कि मेरे लिए अकेले लड़ना मुश्किल है। वह अचानक खंजर निकालकर मायावी जीव की ओर झपटी। मैं तुम्हारी मदद करती हूं। लेकिन उसकी लड़ाई की शक्ति इतनी कम थी कि वह केवल खरोंच ही पहुंचा सकती थी। अचानक हिरनसिर वाले आध्यात्मिक सांप ने देखा कि जिजुए खतरे में है। उसने अपना विशाल मुंह खोला ताकि वह जिजुए को निगल सके। लेकिन अगले ही पल मैंने उसे अपनी बाहों में भरकर दूर खींच लिया। उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद वह आध्यात्मिक सांप अचानक रुक गया। दरअसल आखिरकार शियाओ यिंग ने कदम उठाया था। उसने अपनी हृदय भाषा, हार्ट लैंग्वेज प्रतिभा का उपयोग किया। लेकिन चूंकि उसकी शक्ति बहुत कम थी, वह इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकी। वह चाहती थी कि सब लोग वहां से भाग जाएं। वह नहीं जानती थी कि शियाओ यिंग ने जितना किया था वह काफी था। मैं अपने हाथ में ऊर्जा के गोले को घुमा रहा था। भागते हुए मैं लगातार उसमें ऊर्जा भर रहा था। देखते ही देखते वह सर्पिल गोला, स्पाइरल पिल, कल्पना से भी बड़ा हो गया। जैसे ही मैंने उसे पूरी ताकत से उस सांप पर दे मारा, बिजली की शक्ति से लाखों वोल्ट का करंट निकला और उस उच्चस्तरीय स्वामी लॉर्ड मायावी जीव का आसानी से अंत हो गया। शुक्र था कि शियाओ यिंग ने मदद की, लेकिन इसी समय वह थकान के कारण बेहोश हो गई। जिजुए ने समझाया कि शियाओ यिंग ने अभी जीव पर कौशल स्किल का उपयोग किया था, जिससे उसे विपरीत प्रभाव बैकलैश झेलना पड़ा। लेकिन मैंने जोर से जिजुए को डांटा कि उसका व्यवहार बहुत लापरवाह था। उसे पता होना चाहिए कि शीर्षस्तरीय स्वामी जीव बहुत खतरनाक होते हैं। उसने ग्लानि के साथ कहा कि वह बस मेरी मदद करना चाहती थी। इसके बाद मैंने सबको युद्धक्षेत्र साफ करने और आराम करने के लिए किसी जगह को खोजने का आदेश दिया। देखते ही देखते रात हो गई। हम स्वादिष्ट हिरनसिर वाले सांप का मांस खा रहे थे, लेकिन जिजुए उदास थी। जाहिर था कि मेरी बातें उसके लिए थोड़ी कड़वी थीं। तुम जैसे अनुभवी व्यक्ति को महिलाओं के प्रति कोमल होना नहीं आता क्या? तभी मेरा अच्छा दोस्त हाओजी वापस टीम में शामिल हो गया। शुई यी भी यहां आ गई और कप्तान ने मुझे विशेष प्रशिक्षण का एक नया मिशन अकेले दिया। क्योंकि यह फैंटम फेस स्क्वाड का विशेष मिशन था, इसलिए इसका असर दूसरों के प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम पर नहीं पड़ेगा। हाओजी के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन मैंने तय किया कि मैं परीक्षा खत्म होने के बाद उसे समझाऊंगा। अगली सुबह टीम को फिर से 3 समूहों में बांटा गया, लेकिन शुए जिंग ने खुद मेरे समूह में आने की इच्छा जताई ताकि वह विशेष प्रशिक्षण मिशन में भाग ले सके। मैं उसकी भावनाओं को समझता था, लेकिन यह मिशन केवल मेरे लिए था, जिसमें मुझे 100 से अधिक मायावी जीवों का शिकार करना था, जिनमें स्वामी स्तर के जीव भी शामिल थे। यह सुनने के बाद भी शुए जिंग मेरे साथ रहकर और मजबूत बनना चाहती थी। मजबूरन मुझे रास्ते भर उनकी रक्षा करनी पड़ी, उन दोनों लड़कियों की। जल्द ही हम विशेष प्रशिक्षण वाली जगह पर पहुंच गए। यहां बड़ी संख्या में मायावी जीव इकट्ठा थे। मैंने तुरंत उनका शिकार करना शुरू कर दिया और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा। तभी जिजुए भी आगे बढ़ी। वह किनारे से अकेले जीवों पर हमला करना चाहती थी। इसी बीच मैंने एक वार में एक जीव को मार गिराया। अचानक कई जीवों ने एक साथ मुझ पर हमला किया।
तब मैंने ऊर्जा का गोला ऊपर उठाया और शक्तिशाली वज्र शक्ति लाइटनिंग पावर को छोड़ा। उसकी ताकत अकल्पनीय थी, लेकिन उसी समय पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया। यह देखकर झिझुए दौड़कर आई, जियांगहान, क्या तुम ठीक हो? यह दृश्य दोनों चाचाओं शिक्षकों ने भी देखा। उन्हें लगा कि मेरा शरीर अभी इस दबाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है। फैंटम फेस स्क्वाड के कप्तान जनरल यांग हुआन ने जिनहू को मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन करने के लिए कहा। दरअसल बिजली की प्रतिभा एक दोधारी तलवार की तरह है। यह दूसरों को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन खुद को भी घायल कर सकती है। अत्यधिक शक्ति के विस्फोट के बाद शरीर के रक्त और ऊर्जा को संतुलित करना पड़ता है ताकि दुष्प्रभाव खत्म हो सकें, वरना शरीर में स्थायी समस्या रह सकती है या फिर अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैंने जिन्हू के निर्देशानुसार ध्यान मेडिटेशन लगाना शुरू किया और सारी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर केंद्रित किया। कुछ समय बाद मेरी सांसें सामान्य हो गईं। जियांगहान भाई, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? वास्तव में मैं काफी बेहतर था, चूंकि मेरा शरीर अभी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए मुझे अपनी ऊर्जा के उपयोग पर महारत हासिल करनी थी। तभी जिन्हू ने अचानक एक सुरक्षा कवच शील्ड सक्रिय किया और मुझे उस पर हमला करने का अभ्यास करने को कहा। मैंने उसकी बात मान ली। फिर मैंने एक जोरदार मुक्का उस कवच पर मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। असल में तत्वों एलिमेंट्स पर मेरा नियंत्रण अभी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हर तत्व का अपना एक जीवन होता है। उन्हें महसूस करना सीखना पड़ता है। आगे चलकर जब मैं शुइमू विश्वविद्यालय जाऊंगा तो वहां पेशेवर शिक्षक इसे समझाएंगे। जिन्हू का तत्व स्वर्ण गोल्ड था और मेरा बिजली लाइटनिंग। एक योद्धा के रूप में तत्वों के साथ गहरा सामंजस्य एफिनिटी होना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा प्रयास करने को कहा, लेकिन मैं फिर से उसके कवच के प्रभाव से पीछे जा गिरा, क्योंकि जिन्हू के पास क्लास की सूक्ष्म प्रतिभा थी। उसका बचाव उच्च स्तर के हमलों को सह सकता था। अभी मेरा बचाव तोड़ना नामुमकिन था। इसका मतलब था कि मेरा सामंजस्य स्तर बहुत कम था। शियाओ यिंग ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। यह प्रशिक्षक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे बीच इतना बड़ा अंतर है। जियांगहान के पास अभ्यास के लिए अन्य साथी भी थे। 3 दिनों के सामंजस्य अभ्यास के बाद मैंने अभ्यास के लिए एक मायावी जीव चुना। वह एक अंतिमस्वामी स्तर का एक आंख वाला 8 पैरों वाला ड्रैगन था। जब मैं अपनी शक्ति केंद्रित कर रहा था, उसने अचानक मुझ पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल वह एक आंख वाला ड्रैगन मेरी नौ पर बिजली की तलवार और वज्र शक्ति से मारा गया। लगता है इन 3 दिनों का प्रशिक्षण काम आया। एक ही बार में अंतिमस्वामी का अंत कर दिया। यहां तक कि जिन्हू भी हैरान रह गया। यह बच्चा वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा मॉन्स्टर है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ली झोंगयांग के मन में कुछ और ही था। उसने रहस्यमयी ढंग से कहा, असली खेल तो अभी बाकी है। जब मैं धीरे धीरे दूसरे जीव की ओर बढ़ रहा था, तभी मेरे सामने जमीन जोर से हिलने लगी। मैं तुरंत पीछे हट गया। जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह तो सम्राट स्तर हेगेमन लेवल का मायावी जीव थंडर ड्रैगन था। क्या ली झोंगयांग और उनके साथियों ने इसे खत्म नहीं किया था? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसकी एक पूंछ के वार ने मुझे दूर फेंक दिया। मैं ली झोंगयांग को कोसना चाहता था। तभी पता चला कि यह थंडर ड्रैगन उसने जानबूझकर मेरे लिए छोड़ा था। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया। क्या मजाक है यह? पिछली बार एक सम्राट स्तर के जीव ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन उसने गंभीरता से कहा, जब तक तुम इस थंडर ड्रैगन को नहीं मारोगे, तब तक तुम्हारा फैंटम फेस स्क्वाड का परीक्षण पूरा नहीं माना जाएगा। फिर थंडर ड्रैगन जोर से दहाड़ा और मेरी ओर झपटा। क्या यह कोई मजाक है? यह तो नर्क जैसा कठिन परीक्षण है। इससे बेहतर होता कि आप खुद ही इसे खत्म कर देते। निश्चिंत रहो, तुम्हारी वर्तमान शक्ति देखते हुए तुम मरोगे नहीं। VITHCLCCA खोमसी HTCU। पास खड़े जिन्हू ने मुझे याद दिलाया कि बंजर भूमि वेस्टलैंड के पहले नियम को न भूलूं। मुझे लगा कि यह जीत हासिल करने का कोई खास तरीका होगा, लेकिन वह नियम यह था कि यदि आप जीत नहीं सकते तो भाग जाएं।
लेकिन यह लेई लिंगलोंग थंडर ड्रैगन भी बिजली तत्व का एक विचित्र जानवर है। उसकी गति इतनी तेज है, मैं उसकी नजरों के सामने से कैसे बचकर भाग सकता हूं? उसे हराना ही एकमात्र रास्ता है। मार्शल मार्किस डब्ल्यू हो, जिन्हों हर दिन खुद मेरे साथ प्रशिक्षण करते थे, और अब समय था कि मैं इन कुछ दिनों के अभ्यास का परिणाम दिखाऊं। चाचा, अब आपको सावधान रहना होगा। यह कहकर मैंने अपने दाहिने हाथ में ताइहू तलवार पकड़ी और बाएं हाथ से बिजली की शक्ति थंडर पावर छोड़ी। फिर मैंने दोनों प्रतिभाओं को मिलाकर एक बिजली का जाल थंडर नेट बनाया। मेरा लक्ष्य जिन्हों के गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ना था। जैसे ही बिजली का जाल उनसे टकराया, उनकी रक्षा पूरी तरह विफल हो गई। जिन्हों तुरंत मेरे सामने गिर पड़े, हालांकि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। शाबाश लड़के, सिर्फ कुछ दिनों में तुमने मेरे स्तर की रक्षा को तोड़ दिया। वास्तव में यह उनके मार्गदर्शन की वजह से संभव हुआ, और धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होती है। यह दृश्य देखकर ली झोंगयांग ने तालियां बजाईं और मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं अब मार्शल मार्किस डब्ल्यू हो के स्तर पर पहुंच गया हूं। अब इसके बाद मैं उस लेई लिंग लॉन्ग को मारने जा रहा हूं, जिससे डरकर मैं कुछ दिन पहले भाग खड़ा हुआ था। रास्ते में मैंने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। मेरी युद्ध शक्ति 70,000 से अधिक हो चुकी थी। मेरे पास 2 ग्रेड प्रतिभाएं और 9 लेयर थंडर ब्लेड तकनीक थी। एक ओवरलोड स्तर के जानवर से निपटना अब मेरे लिए आसान होना चाहिए। जब मैं उसके ठिकाने पर पहुंचा, मैंने बिजली की शक्ति छोड़ी और जोर से चिल्लाया, लेई लिंगलोंग, बाहर आओ और मौत का सामना करो। अगले ही पल वह प्रकट हो गया। मैंने फिर से अपनी 2 प्रतिभाओं का फ्यूजन किया। वह अधीर होकर मुझ पर लगातार हमले करने लगा। मेरे नए कौशल थंडर नेट का स्वाद चखो, ताकि तुम्हें पता चले कि बिजली का न्याय कैसा होता है। लेई लिंगलोंग दर्द से चिल्लाने लगा। सोचा नहीं था कि छोटा हान इतना काबिल होगा कि वह अब अकेले एक ओवरलॉर्ड स्तर के जानवर से लड़ सकता है। वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। शुई यी की प्रशंसा पर ली झोंगयांग ने भी सहमति जताई। हान की युद्ध शक्ति अब ग्रेट मार्शल जनरल डा डब्ल्यू जियांग के स्तर पर है। हमें पीछे छोड़ना अब बस समय की बात है। मुझे लगता है कि चेंग भाई इसे देखकर बहुत खुश होंगे। अब समय आ गया है कि वह डिफेंस लाइन पर जाकर यांग हुआन से मिले। इस समय तक लेई लिंगलोंग मेरी प्रताड़ना से पूरी तरह थक चुका था। वह अब मुझे चोट पहुंचाने में असमर्थ था। यह देखकर मैंने उसे अंतिम प्रहार देने का फैसला किया। दाहिने हाथ में 9 लेयर थंडर ब्लेड, बाएं हाथ में बिजली की शक्ति और कॉमेट स्ट्राइक का मेल। मैं उसकी ओर तेजी से झपटा और लेई लिंगलोंग के शरीर को चीर दिया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा। बधाई हो, आपने 10,000 हत्याओं 10,000 किल्स का मिशन पूरा किया और एक ओवरलॉर्ड स्तर के जानवर का शिकार किया। इनाम के रूप में आपको एक नया टैलेंट स्लॉट मिला है। अगला मिशन असुरा शूरा नाम का था, जिसमें 5,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले 1 लाख उत्परिवर्ती म्यूटेंट्स जीवों को मारना था। संख्या 1 लाख जीव। इसके बदले में फिर से टैलेंट स्लॉट और अपग्रेड कार्ड मिल सकते थे। यह बहुत अद्भुत है। मैं अजय बनने की राह पर हूं। थोड़ी देर बाद शुई यी आए और मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने अपना विशेष प्रशिक्षण समय से पहले पूरा कर लिया है और अब मैं डिफेंस लाइन पर वापस जाकर आराम कर सकता हूं और साथ ही कैप्टन यांग हुआन से मिल सकता हूं। जाने से पहले शुई यी ने मुझे एक उपहार दिया। यह हुआन मियान टीम की ओर से एक छोटा सा तोहफा है। कुछ समय बाद मैं असाधारण प्रतिभा व्यापार बाजार स्पेशल टैलेंट ट्रेडिंग मार्केट पहुंचा। जब मैंने अपनी स्टोरेज रिंग से सामान निकाला तो मैं थोड़ा हैरान था। तो ये थे वे उपहार। तांग युन ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। इतने सारे दुर्लभ संसाधन और विचित्र जानवरों के शव। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को उनकी गिनती करने के लिए कहा। बाजार की उच्चतम कीमत के अनुसार। मैनेजर चिल्ला उठा। इतने सारे ओवरलॉर्ड स्तर के शव, पता नहीं इन्हें मारने में कितना समय लगा होगा। फिर उन्होंने गणना शुरू की। क्लाउड विंग गोल्डन टाइगर की कीमत 108 मिलियन 10.8 करोड़। ब्लू बैक बियर किंग की कीमत 347 मिलियन 34.7 करोड़। चूंकि गिनती में अभी समय लगना था,
तांग युन ने मुझे अपने कमरे में बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि मेरी पिछली सोने की खदान लैन परिवार के सबसे बड़े हन्यू ग्रुप ने ले ली है। इस समूह का वार्षिक शुद्ध लाभ अरबों में है, लेकिन वे चाहते हैं कि मैं उनमें निवेश करूं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी चमक जाएगी कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। मुझे हन्यू ग्रुप के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। थोड़ी देर बाद मैनेजर रिपोर्ट देने आया। सभी संसाधनों और शवों की गिनती पूरी हो चुकी थी। कीमत देखकर मैं दंग रह गया। यह वास्तव में 3.8 बिलियन 380 करोड़ से अधिक था। मैं पल भर में करोड़पति बन गया था। उसने बताया कि मैं अभी हस्ताक्षर करके पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। मैंने तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। बहुत अच्छा श्री जियांग, हम आपकी अगली यात्रा का इंतजार करेंगे। इसके बाद मैं दुकान से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता था कि उस समय तांग युन के मन में क्या चल रहा था। मैं तुम्हारी मौसी हूं। पता नहीं हम कब एक दूसरे को पहचान पाएंगे। मुझे लगा कि काम पूरा होने के बाद मैं कैप्टन यांग हुआन से मिल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक संदेश भेजा कि मिलने के लिए मुझे ग्रेट मार्शल मार्किस द डब्ल्यू हो परीक्षा पास करनी होगी। कुछ समय बाद मैंने अवेकनिंग स्टोन का उपयोग करके अपनी चौथी प्रतिभा जागृत की। वह ग्रेड प्रतिभा जीवन लाइफ थी, जो शारीरिक गुणों को काफी हद तक बढ़ा सकती थी। इससे मेरी जीवन शक्ति, रिकवरी क्षमता और विष प्रतिरोध बढ़ गया और मेरी युद्ध शक्ति बढ़कर 90,000 से अधिक हो गई। फिर मैं मार्शल आर्ट्स हॉल, वॉरियर हॉल गया ग्रेट मार्शल जनरल की परीक्षा देने के लिए। परीक्षक मुझे देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैंने हाल ही में मार्शल जनरल स्तर पास किया था। फिर उन्होंने पास के दरवाजे की ओर इशारा किया। वह ग्रेट मार्शल जनरल परीक्षा का मैदान था। मैंने परीक्षक को धन्यवाद दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। एक विशालकाय व्यक्ति वजन उठा रहा था। उसके चेहरे पर घमंड था। ए लड़के, तुम गलत जगह आ गए हो। वास्तव में मुझे 5 मिनट तक उसके जैसे मार्शल मार्किस स्तर के व्यक्ति से बिना हारे टिके रहना था, तभी मैं पास माना जाता। ऐसा लगता था कि उस विशाल व्यक्ति ने मुझे कमजोर समझ लिया था। इसलिए मैंने उसे अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने को कहा। उसने एक भारी डंबल बारबेल मेरी ओर फेंका। मैंने उसे आसानी से चकमा दिया, लेकिन देखा कि फर्श पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था। अगले ही पल वह विशाल व्यक्ति मेरी ओर झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बिजली की शक्ति सक्रिय की, मैंने सिर्फ एक घूंसे में उसे बेहोश कर दिया और मैं ग्रेट मार्शल जनरल परीक्षा में सफल रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दुश्मन छिपकर यह सब देख रहा था और उसने चुपके से मेरा पीछा करते हुए मुझे फिर से व्यापार बाजार तक पहुंचाया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने सबसे पहले तांग युन से कहा कि मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिसकी मारक क्षमता बहुत अधिक हो, और कीमत की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस स्तर के हथियार केवल मार्शल मार्किस डब्ल्यू हो या उससे ऊपर के लोगों को बेचे जाते थे। हालांकि मेरे संबंधों को देखते हुए उन्होंने मुझे वह हथियार बेचने का फैसला किया। उस समय बस जनरल यांग हुआन को रिपोर्ट कर देना। इसके बाद उन्होंने मुझे उच्च स्तर के हथियारों के बारे में बताया। एबिलिटी बम। यह बड़े पैमाने पर होने वाले राक्षसी हमलों बीस्ट टाइड का सामना कर सकता है। यह कहकर उन्होंने अपने पीछे खड़ी लड़की से मुझे उन्हें लेने ले जाने को कहा। लेकिन जैसे ही हम ऊपर मंजिल पर पहुंचे, तांगली ने पास खड़ी दूसरी लड़की से धीरे से कहा, जाओ और आंटी मेई को सूचित करो। शाओ हान निश्चित रूप से किसी मुसीबत में है। देखते ही देखते रात हो गई। मैं अकेले अग्रिम चौकी से दूर एक जगह पर गया, सिर्फ अपने दुश्मन को वहां खींच लाने के लिए। और वाकई अगले ही पल एक चाकू तेजी से मेरी ओर आया। सौभाग्य से मैं बच निकला। लगता है कि यान गोआन ने हमला किया है। मैंने देखा कि वह एक ताबूत कंधे पर उठाए हुए आ रहा था। एक जोरदार आवाज धप के साथ ताबूत नीचे गिरा। कियान गुआन ने गुस्से में चाकू मेरी ओर तानते हुए कहा, आज यांग हुआन यहां नहीं है। मुझे तुम्हें अपने बेटे के साथ दफन करना ही होगा, क्योंकि कुछ समय पहले एक जीवन मरण के युद्ध में कियान फेंग को मेरे द्वारा दंडित किया गया था। यह देखकर मैंने भी एक बड़ा दांव खेलने का फैसला किया, ताकि इस मामले को यहीं खत्म किया जा सके।
तभी कियान गुआन ने अपना स्वॉर्ड डोमेन बैरियर सक्रिय किया। केवल उसे हराकर ही यहां से जीवित बाहर निकला जा सकता था। वह घमंड में बोला कि क्या मैं खुद को खत्म कर लूंगा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर तिरस्कार था। वास्तव में यह उसके अपने कर्मों का फल है। तभी कई तलवार की लहरें स्वॉर्ड क्यूआई मेरी ओर बढ़ी, लेकिन जब मुझे लगा कि मैंने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया है, तो उन लहरों ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और फिर से मुझ पर हमला किया। इसलिए मैंने अपनी थंडर पावर का उपयोग किया ताकि उसका डटकर मुकाबला कर सकूं। तलवार की लहरों को रोकने के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। मैं भी 2.5 मीटर पीछे जा गिरा। कियान गुआन को उम्मीद नहीं थी कि मुझ में इतनी शक्ति होगी। जल्दबाजी में उसने अपनी घातक तकनीक 10,000 तलवार लहरें 10,000 स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे लहरें फिर से मेरी ओर आईं, मुझे उन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल लगने लगा, यहां तक कि मैं उसकी तलवार की लहरों से घायल भी हो गया। ठीक उसी समय कियान गुआन ने चाकू लेकर मुझ पर जोरदार हमला किया। मेरे फेंग के साथ दफन हो जाओ। इस नाजुक क्षण में अचानक ऊपर से एक ऊर्जा की लहर आई और उसने कियान गुआन के हमले को बीच में ही रोक दिया। अपना एक हाथ कट जाने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह तो वॉर गॉड हैं। क्या मैंने आपको कहीं नाराज किया है? यह सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि यह मार्शल मार्कीज से भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व था। ध्यान से देखने पर वह लगभग 80 वर्ष की एक वृद्ध महिला थी। उन्होंने कहा कि वह सेकंड मिस के आदेश पर मेरी रक्षा करने आई हैं। यह कहकर उन्होंने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया ताकि कियान गुआन को खत्म कर सकें। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मार्शल मार्क्विस ली झोंगयांग अचानक दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, रुकिए! कियान गुआन एक कप्तान है। उसे जियांग हान की परीक्षा लेने के लिए रखा गया था। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। धत्त! मेरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मेरे दुश्मन का इस्तेमाल किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वॉर गॉड का हमला बिजली की गति से निकला और पल भर में कियान गुआन को पत्थर बना दिया। मुझे नहीं पता था कि उस वृद्ध महिला की शक्ति इतनी भयानक होगी। ली झोंगयांग बहुत निराश थे। उन्हें समझ नहीं आया कि हमला इतनी जल्दी क्यों हुआ। हालांकि वृद्ध महिला ने कहा, मैं केवल दूसरी मिस के आदेश मानती हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जियांग हान को खतरे में डाला था। यह सुनकर ली झोंगयांग को इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मेरे मन में अब बहुत सारे सवाल थे। यह दादी कौन है? और वह दूसरी मिस कौन है? ऐसा लगता है जैसे वे मेरे रिश्तेदार हैं। ली झोंगयांग ने मुझसे कहा कि मैं कप्तान से पूछूं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि इसका क्या जवाब दें। जब मैं जनरल यांग हुआन के सामने पहुंचा, तो उन्हें पता चला कि कियान गुआन को आंटी मेई ने मार दिया है। वह बहुत हैरान हुए। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि उन लोगों का मुझसे क्या रिश्ता है, लेकिन यांग ने कहा कि वह विशेष प्रशिक्षण स्पेशल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही मुझे बताएंगे। तभी शुई यी घबराहट में उड़ते हुए यहां आया। मुसीबत हो गई। डी ग्रेड ट्रेनिंग जोन में भारी संख्या में राक्षसों बीस्ट टाइड का हमला हुआ है और वहां एक बीस्ट एम्परर स्तर का राक्षस और कई लॉर्ड स्तर के राक्षस हैं। शुईमू यूनिवर्सिटी की स्पेशल रिक्रूटमेंट टीम वहीं फंसी हुई है। मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रेमिका जियांग झियो उसी टीम में है। मैंने तुरंत कैप्टन यांग से बचाव कार्य में शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि बीस्ट एम्परर स्तर का राक्षस बहुत खतरनाक था और वह मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते थे। लेकिन लोगों को बचाना बहुत जरूरी था। मैंने वादा किया कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं, इसलिए मैं वहां पहुंचे अपने साथियों के साथ बचाव कार्य के लिए गंतव्य की ओर चल दिया। कुछ ही दूरी पर आसमान में एक भव्य काला ड्रैगन मंडरा रहा था। जब उसने जोर से दहाड़ लगाई, तो मुझे अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। कैप्टन यांग ने मुझे चेतावनी दी कि मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं और काले ड्रैगन की ओर सीधे न देखूं, क्योंकि यह बीस्ट एम्परर स्तर का ब्लैक ड्रैगन किंग था, जो न केवल तूफान और बारिश ला सकता था, बल्कि इंसान की आत्मा पर भी हमला कर सकता था।
वह हमेशा गहरे समुद्र में रहता था, लेकिन वह यहां कैसे आया? जब मेरी शारीरिक स्थिति ठीक हुई तो कैप्टन यांग ने सभी को पूरी ताकत से लोगों को बचाने का आदेश दिया और फिर जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा। तभी उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। थोड़ी देर बाद अपनी मौसी आंट द्वारा तैयार किया गया कवच आर्मोर मुझे पहनने के लिए उधार दे देना। क्या मौसी? इसी समय छात्रों का एक समूह राक्षसों से घिरा हुआ था। नेतृत्व कर रहे शिक्षक ने सभी से हिम्मत रखने को कहा और बचाव टीम का इंतजार करने को कहा। अचानक एक लड़की चिल्लाई, बचाव टीम आ गई। वह हम ही हैं। हुआन मियान टीम वहां पहुंच गई। मैंने तुरंत कवच कैप्टन यान की ओर फेंक दिया, क्योंकि वह अकेले ब्लैक ड्रैगन किंग का सामना करने वाले थे और उन्होंने हमें लोगों को बचाने के लिए कहा। तभी पीछे से जूरान ने अपनी टैलेंट स्किल सक्रिय की और रोशनी का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ जो हम चारों की ओर बढ़ा। दरअसल वह टीम के साथियों की स्थिति स्टैट्स को बढ़ाने के लिए था। मेरी सोचने की क्षमता और गुण एट्रीब्यूट्स बहुत बढ़ गए, यहां तक कि मेरे अन्य कौशल स्किल्स भी शक्तिशाली हो गए। यह देखते हुए कि सामने वाला राक्षस छात्रों पर हमला करने वाला था, मैंने तुरंत नाइनफोल्ड थंडर ब्लेड का उपयोग किया। तीसरे स्तर के प्रहार से मैंने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और उन्हें घायल लोगों को लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलने को कहा। फिर मैंने शिक्षक से पूछा, क्या उन्हें पता है कि जियांग झियो कहाँ फंसी हुई है? तभी एक लड़की ने दूर एक दिशा की ओर इशारा किया। जियांग झियो की टीम उस तरफ भागी थी। यह सुनते ही मैं तेजी से उस ओर भागा और जियांग झियो की 5 लोगों की टीम इस समय राक्षसों के दूसरे समूह से घिरी हुई थी। वह समझ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी यहां मारे जा सकते हैं। इसलिए साथियों ने चर्चा की कि किसी भी तरह वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, चाहे वह सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों न हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक राक्षस ने अचानक उस पर हमला कर दिया।